अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में आपको कहते हैं वेलकम। मेरे साथ है गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और आज के दिन में आपकी बहुत सी मसरूफियात होंगी यकीनी तौर पर, जिनको आपने करना भी होगा लेकिन सुबह की सोच देखने के बाद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी ट्रेंडिंग स्टोरी आज की क्या है, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल और हेडलाइन की ज़ीनत भी बनी रही है। आपने भी यकीनी तौर पर आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं PIA के हवाले से। पाकिस्तान की कौमी फ़िज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ओपन बिडिंग के दौरान 135 अरब रुपए की बोली लगाई, जो कि कामयाब हो गई। मंगल को PIA की निजकारी के अमल के दौरान आरिफ हबीब और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग का मरहला हुआ, जिस दौरान आरिफ हबीब ग्रुप समेत 4 कंपनीज के कंसोर्शियम की जानिब से सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में आरिफ हबीब लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लीग सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो 3 ग्रुप्स ने बोलियां जमा कराई थी। बराह रास्त नशर की गई तकरीब में जो पहली बोली खोली गई वो लकी ग्रुप की जानिब से दी गई थी। इस ग्रुप ने PIA खरीदने के लिए 1.1 यानी कि 101.1.5 यानी कि 100.5 बिलियन जो है अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। इसके अलावा एयर ब्लू की बात की जाए तो 26.5 बिलियन यानी कि अरब रुपए की बोली जमा कराई गई, जबकि तीसरी और आखिरी बोली आरिफ हबीब ग्रुप और उनके साथी कंपनीज की थी, जो सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की रही थी। दूसरे मरहले की इसी तरह से अगर बात की जाए तो आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। इस मरहले में बोली का आगाज 115 अरब रुपए से हुआ और कम से कम 25 करोड़ रुपए का इजाफा किया जा रहा था। और इसी दौरान भी सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 35 अरब रुपए की लगाई, जो हतमी साबित हुई। और इससे पहले मुशीरे निजकारी मोहम्मद अली ने यह भी बताया कि ओपन बिडिंग के दौरान सबसे ज्यादा बोली देने वाला ग्रुप कामयाब तस्वुर ही किया जाएगा, और वो ये था। बिल्कुल ऐसी 135 अरब की PIA बिक चुकी है, लेकिन ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी की ये दूसरी कोशिश है। इससे पहले भी कोशिश की गई थी PIA को बेचने की, और वो कोशिश नाकाम हुई थी, क्योंकि गुज़श्ता बरस इस सिलसिले में एक पहली कोशिश थी जब कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि हुकूमत ने इसकी कम से कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी, जो कि अब 100 अरब रुपए थी। और PIA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके सरमाए का तकरीबन 96% हिस्सा हुकूमत के पास है। इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाली उन कंपनीज में या इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते रहे हैं। और गुज़श्ता 2 दहाइयों में PIA के माली हालात से मुतालिक जब भी कोई खबर आई तो उसमें हर साल उसके बढ़ते हुए माली खसारे का जिक्र हुआ। ताहम रवा बरस अप्रैल में हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि इस इदारे ने 21 साल के तवील अरसे के बाद पहली बार मुनाफा कमाया। लेकिन अब इस मुनाफे के बाद मेरा ये सवाल है कि हुकूमत को अब PI के फ़रोग से हासिल क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस पर किया जा रहा है, तो इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि PIA के फ़रोग से हुकूमत का हासिल होने वाले जो फ़ायदे हैं उसके बारे में तर्जुमान निजकारी ने ये कहा है कि हुकूमत को 75% जो हिस्सा है वो दिए जाने वाली रकम में सिर्फ 7.5% रकम हुकूमत लेगी, जबकि बाकी रकम जो होगी वो PIA में शामिल कर दी जाएगी। यानी कि जो कामयाब बोली है, जो दहिंदा है उसका, इस रकम को वो इदारे के लिए ही इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। अगरचे हुकूमत को PIA की फ़रोग से हासिल होने वाली रकम का सिर्फ 7.5% ही मिलेगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस फ़रोग से हुकूमत को हर साल अरबों रुपए के नुकसान से जो नुकसान होता था उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और आपको ये भी याद हो कि हुकूमत ने PIA के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़ों में 650 अरब रुपए से ज़ायद कर्जे जो है वो PIA से होल्डिंग कंपनी में डाल दिए हैं। बिल्कुल ऐसी है। PIA के फ़रोख्त के बाद कुछ आम सवाल ये भी उठते हैं कि PIA की निजकारी के तनाजुर में सबसे बड़े सवाल ये हैं कि क्या निजी होने के बाद PIA को वो तमाम तरह टैक्सेस और फीसेस अदा करना होंगी जो पाकिस्तान में दीगर कमर्शियल या फिर निजी एयरलाइंस पर लागू होती हैं। आमतौर पर तैयारों की लैंडिंग और ऑपरेशन पर जो एयर रूट्स होते हैं, नेविगेशन चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट्स के चार्जेस होते हैं, और टिकट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जैसे महसूलात आयद होते हैं। जबकि माजी में PIA को बतौर सरकारी इदारा बाद सहूलतें और मुमकिना इस्तिस्ना हासिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि निजकारी के बाद ये रियायतें बरकरार रहेंगी या नहीं। PIA को मुकम्मल तौर पर आम निजी एयरलाइंस की तरह टैक्स देना होगा। इस तरह एक और अहम पहलू ये भी है कि अब तक सरकारी अफसरान और हुकूमती शख्सियात को
पीआईए के जरिए मुफ्त या फिर रियायती टिकट फराम किए जाते थे, मगर निजी होने के बाद ये सहूलत कौन फराम करेगा? क्या हुकूमत इस मकसद के लिए सब्सिडी देगी या फिर निजी इंतजामिया ये बोझ खुद उठाएगी, या फिर ये सहूलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी? क्योंकि निजकारी के बाद पीआईए एक तिजारती और मुनाफा बख्श इदारा होगी, ना कि सरकारी मराहत फराम करने वाला इदारा। सो ये कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो कि हमने आपको बताई हैं, और कल से ऐसे मैं आपसे भी सवाल करूंगा, मैं चाहता हूँ आप भी जवाब देंगे तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। पीआईए किसने खरीदी? पीआईए जो मैंने आपको बताया कि आरिफ हबीब ग्रुप की कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा उनकी बीटिंग लगी ना। अच्छा, बहुत ज्यादा ना यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आरिफ हबीब ग्रुप ने ये खरीदी है, हालांकि ये आरिफ हबीब ग्रुप के कंसोर्शियम ने खरीदी है। कंसोर्शियम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे 3-4 कंपनीज होती हैं, 3-4 कंपनीज आके अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स को रखती हैं मार्केट वैल्यू के तहत। अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम का नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें फातिमा फर्टिलाइजर भी है, इसमें लेक सिटी भी है, लेक सिटी के साथ साथ इसमें अकील क्रीम डैडी का जो ग्रुप है वो भी शामिल है। जी, फातिमा का मैं नाम ले चुका हूँ। सो ये कंपनीज का नाम क्यों नहीं था और आरिफ हबीब ग्रुप का नाम क्यों ज्यादा था? क्योंकि आरिफ हबीब की इक्विटी ज्यादा है, और कंसोर्शियम में, जॉइंट वेंचर में और कंपनी में फर्क ये होता है कि कंपनी ने अगर करना है तो वो तो एक आरिफ हबीब ग्रुप ही होता, उसका नाम लिया जाता। जॉइंट वेंचर का ये होता है कि वहाँ पे आप अपनी जो मैं और गजल का अगर जॉइंट वेंचर है तो फिर या तो गजल मेरे नाम से काम करेंगी या मैं गजल के नाम से काम करूंगा। जॉइंट वेंचर का ये होता है। कंसोर्शियम ये होता है कि ये किसी खास मकसद के लिए बनता है। ये कंपनीज कभी भी इकट्ठी नहीं थी, ये सिर्फ एक पीआईए के लिए इकट्ठी हुई है, और उसके बाद एक खबर हमें ये भी मिली है कि फौजी फाउंडेशन भी इसमें इकट्ठी हुई है। सो इस कंसोर्शियम में 5 कंपनीज मौजूद हैं जो कि सिर्फ इस मकसद के लिए इकट्ठी हुई हैं कि वो पीआईए को उन्होंने खरीदा है। अब इसका किस तरह से रोड मैप बनाया जाएगा, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें इसको चलाने का रोड मैप बनाया जाएगा, और उसके साथ ही इस कंसोर्शियम के अलावा जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आरिफ हबीब आते हैं, अकील क्रीम डैडी आते हैं, फौजी फाउंडेशन आते हैं, वो अलग अलग अपने काम करते रहेंगे अपनी एंटिटीज के साथ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 5 से 6 इस तरह के इदारे हैं जिन्होंने मिलकर पीआईए को खरीदा है। और अब इसमें यह है कि अब जिस तरह के सवाल हम लोग आपके सामने भी रख रहे थे, ये सवालात सिर्फ हमारे नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, और यकीनी तौर पर आगे चलकर जब बहुत सी चीजें सामने आएंगी तो इन सवालात के जवाब भी हमें क्लियर हो आरिफ हबीब साहब ने एक और बात भी कही है खरीदते वक्त ही कि पीआईए के जो प्लान्स हैं जो अब 30 हैं वो 30 से मेरे ख्याल 65 हो जाएंगे। इसी तरह से यही बातें की जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जो है दूसरी ट्रेंडिंग स्टोरी बताते हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, क्योंकि आमतौर पर हमने ये बात हमेशा की है, फेफड़ों की सेहत या फिर सांस की बीमारियों से इसको जोड़ा जाता है जो हमारी आलूदगी होती है, और इससे ज़ाहिर है फिर बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन स्मोक और आलूदा हवा जोड़ों के दर्द की भी एक बड़ी वजह बन रही है। आर्थोपैडिक माहिरीन के मुताबिक आलूदा हवा और सर्द मौसम में बनने वाली स्मोक की सूरत हाल जोड़ों, ख़ास तौर पर कंधों और ये जो आपके हड्डियों को दर्द होता है उसको मुतासर करती है। माहिरीन कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं रहती। हवा में मौजूद एक बारीक ज़रात ख़ास तौर पर PM 2.5 खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं, जिसका बराह रास्त असर कहाँ पे पड़ता है? हमारे जोड़ों पे पड़ता है, जॉइंट्स पर। शहरों में ख़राब फ़ज़ाई मयार के दौरान ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है जो बगैर किसी वाज़ेह वजह के जोड़ों के दर्द, अकड़न और फिर हरकत में कमी की शिकायत करते हैं। ये अलामात ख़ास तौर पर स्मोक वाले दिनों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, और माहिरीन सेहत ये मशवरा देते हैं कि स्मोक वाले दिनों में गैर ज़रूरी बाहर जाने से भी गुरेज किया जाए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सोजिश कम करने वाली ग़िज़ा जैसे कि फल हैं, सब्जियाँ हैं, और फिर ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, और फिर हल्की फुल्की आप वर्जिश भी करें, स्ट्रेचिंग और योगा भी अपना ये भी बरकरार रखें, और जोड़ों के मुस्तकिल दर्द को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर के पास भी जाएं। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह हम स्मोक के हवाले से कहते थे कि स्मोक हमारी शाहराहों को बंद कर देती है, शाहराएँ हमारी बंद होती हैं, स्पेशली मोटरवेज बंद होती हैं। सो अब स्मोक के हवाले से नई जो तहकीकात आई हैं इसके हवाले से मुझे आपको सुनने वालों को भी केयर करनी होगी। इसमें गैर ज़रूरी तौर पे आपने बाहर नहीं जाना है, पानी का इस्तेमाल करना है, सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल करना है, और ये जो स्मोक है ये क्रिएट कुछ ना कुछ मेरी वजह से भी होती है, कुछ ना कुछ आपकी वजह से भी होती है, कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी होती है। सो हमें टुवर्ड्स डेट इन्वायरमेंट जहाँ पे स्मोक ना हो, जहाँ पे फोग ना हो, उसकी तरफ कदम रखने के लिए गवर्नमेंट का साथ भी देना होगा। और अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इकदाम करती है जहाँ पे हमें ग्रीन पंजाब के, ग्रीन पाकिस्तान के, ग्रीन केपी के इनिशिएटिव नजर आएँ तो वहाँ पे हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, ताकि ये स्मोक जो कि हमारी सेहत के लिए भी खतरा है, हमारे माहौल के लिए भी खतरा है, हमारी ट्रैवलिंग के लिए भी खतरा है, ये आइंदा आने वाले दिनों में खतरा ना बन सके। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से। जदीद टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें यकीनन सिम कार्ड भी होता है,
और सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क से कनेक्ट होने और दीगर अफराद को कॉल्स करने में मदद फराम करता है। मगर ये सवाल सबके जहन में आता भी है, कभी नहीं भी आता, कि कुछ लोगों के जहन में तो ये ज़रूर आता होगा कि आखिर ये सिम किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है। यहाँ आज इस सवाल का जवाब जान लेना चाहिए कि सिम दरअसल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। मतलब एक सब्सक्राइबर की जो आइडेंटिटी है उसके हवाले से इस कार्ड को निकाला गया था। दुनिया का पहला सिम कार्ड 1991 में सामने आया था। इस कार्ड में सारिफ के बारे में मखसूस तफसीलात मौजूद होती थी जिनसे नेटवर्क को इनफरादी सब्सक्राइबर्स की शनाख्त हो सकती थी, और सिम कार्ड को GSM जो कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया। इब्तदा में इस कार्ड का हुजम एक क्रेडिट कार्ड जितना होता था, जो वक्त के साथ साथ छोटा होता गया, और अब नैनो सिम कार्ड ज़्यादा आम है। बल्कि अब तो ये है कि आप मौजूदा दौर में किसी भी सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे ई सिम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर को कह देते हैं कि ये मेरी IMEI नंबर है, यहाँ पे आप ई सिम मुझे इंस्टॉल करके दे दें, तो अब आपको फिजिकल सिम से ई सिम की तरफ भी वो सहूलत भी मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिम की एब्रीविएशन आपने जानी, यकीनी तौर पर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, बहुत इनोवेशंस हम देख रहे हैं, इस तरह मुझे लगता है सिम के हवाले से भी कोई आगे चलकर ना मामलात खत्म ही हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नया आ जाएगा जो हमारा इतना सा छोटा सा भी होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ई सिम तो आ चुकी है, अब मतलब फिजिकल तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपको खबर देते हैं कि शोबिस की दुनिया से रिलेटेड हम अक्सर ये बात भी करते हैं जब हमारे पास शोबिस स्टार मौजूद होते हैं, और ऐसे भी हमने हालात देखे कि अब वो नजर ही नहीं आते। लेकिन शोबिस से दुनिया से मुतालिक अक्सर ये भी कहा जाता है कि यहाँ इज्जत और शोहरत आर्जी होती है, और यही एक तल हकीकत भी है। खास तौर पर बतौर चाइल्ड अदाकार, टीवी एंकर करियर शुरू करने वाले अक्सर लोग स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। इसी तरह छोटे किरदार अदा करने वाले फनकार भी मुसलसल काम ना मिलने की वजह से बहुत जल्द माली अदम इस्तेहकाम और समाजी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अमरीकी चैनल आप सब जानते हैं निकलोजियंस, जिसको हमने बहुत देखा बचपन में, उनके जो मशहूर टीवी शो था जिसमें आप ये कह लें कि नेट्स डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शोहरत पाने वाले अदाकार टेलर चेस से मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें टेलर चेस को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में सड़कों पर पाया गया। यानी वो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो बेघर हैं और सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मजबूर हैं। वायरल वीडियो में खातून के पूछने पर टेलर ने बहुत ही पुरसकून लहजे में उनको बताया कि वो माजी में निकलोजियन टीवी पर काम कर चुके हैं, और वो अपने शो का नाम भी खुद बताते हैं। ये टाइलर चेज हैं, टेलर नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो शेयर करने वाले सारिफ जो थे उनकी जानिब से, जिनका नाम था मारियो नेफल, ने ये बात की है अपनी पोस्ट में। उन्होंने लिखा है कि ये एक याद दहानी है कि शोहरत कितनी तेज़ी से मांद पड़ जाती है, और ये कि कैमरों के बंद होने के बाद चाइल्ड एक्टर्स को अक्सर कितना ज़्यादा सहारा मिलता है, ये भी देख लिया गया। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये फिल्मी दुनिया और पैसे से मुतालिक एक हकीकत है, और ख़ास तौर पर बचपन में जो शोहरत पाते हैं लोग, वो शोहरत ख़त्म होने के बाद क्या होता है वो इस वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। ये एक बड़ी एक ऐसी स्टोरी है जो कि हम जब सुनते हैं या इस तरह की बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, लेकिन हर चाइल्ड हीरो के साथ ऐसा नहीं होता है। कोई चाइल्ड हीरो ऐसे होते हैं जो ग्रो होते होते बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार बन जाते हैं या फिर बहुत बड़े ओहदों पे चले जाते हैं। मुझे याद है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो कि इस वक्त सदर हैं हमारे मुल्क के, वो भी एक ज़माने में एक फ़िल्म में चाइल्ड हीरो थे। उसके बाद वो कभी भी किसी फिल्म में एज ए हीरो या फिर चाइल्ड हीरो उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन बाद में जाते जाते वो मुल्क के प्रेसिडेंट भी बन गए। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जो कि इस वक्त सुपर स्टार्स हैं। ये कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ कि वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को संभाल नहीं पाते हैं, और ये जो इन के साथ काम हुआ है ये सब के साथ हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में स्काइप इस्तेमाल करने वाले लाखों सारिफिन को खबरदार कर दिया कि वो अपना अहम डाटा जल्द महफूज कर लें, क्योंकि आपकी जो अहम मालूमात है वो ज़ाया होने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्काइप को रवां साल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था ताकि कंपनी अपनी तवज्जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मरकूज कर सके। स्काइप वो चैट ऐप थी जो 2010 की दहाई में 30 करोड़ से ज़ायद माहाना सारिफिन के साथ मौजूद थी। तहम व्हाट्सएप, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इसकी मकबूलियत मान पड़ गई। 5 मई 2023 को कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सर्विस को ख़त्म कर दिया। ताहम
सार्फिन को अपने पैगामात, राब्ता नंबर्स और दीगर अहम डाटा महफूज करने की मोहलत फराम की गई। स्काइप का आगाज़ 2003 में हुआ था। 2011 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने खबरदार किया कि स्काइप सार्फिन के पास जनवरी 2026 तक का वक्त है, वो अपना डाटा एक्सपोर्ट कर लें या खुद हज़फ कर दें। कंपनी के मुताबिक जो सार्फिन इस मुद्दत के दौरान माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फ्री में लॉगिन हो जाएंगे, उन्हें अपनी स्काइप कॉल या फिर चैट हिस्ट्री तक रसाई हासिल रहेगी। कंपनी ने वाजे किया कि अगर जनवरी 2026 तक सार्फिन ने कोई कार्रवाई ना की तो तमाम स्काइप डाटा खुदकार तौर पर मुस्तकिल तौर पर हज़फ कर दिया जाएगा और बाद में बहाल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल जी, अब ये आपको टाइम लिमिट दे दी गई है। इसमें अगर आप अपना डेटा ख़त्म कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो कर लें, वरना बाद में प्रॉब्लम्स होंगी और फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये थी हमारी सोशल स्टोरीज और अब आपको लिए चलते हैं हम एक सबको पैकेज सा दिखाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है पैकेज इसलिए क्योंकि ये पिंडी का पैकेज है और इसमें जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जिससे करंट लगता है लोगों को, और अक्सर हमने देखा ऐसी हमने स्टोरीज भी की, ऐसे हमने सेगमेंट्स भी किए जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो करंट लगने से जो फोत हो जाते हैं। उनके हवाले से एक खूबसूरत सा पैकेज भी बनाया गया और उसके हवाले से क्या हल है, किस तरह से अब उनको जो है वो बंद किया जा सकता है। अरशद शाद की एक खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आइस्को इंतजामिया की नाअहली के बाइस सर्विस रोड्स और गली मोहल्लों में बिजली की नंगी तारों की भरमार है। क्या डीपीज, क्या इलेक्ट्रिक पोल, सब गैर महफूज। बड़े तो किसी तरह खुद को बचा ही लेते हैं मगर बच्चों को शदीद खतरात लाहक हैं। वालिदैन खेलते हुए बच्चों की निगरानी करने पर मजबूर हैं कि कहीं नंगी तारों पर न जा गिरें। जहां आम दिनों में खुले इलेक्ट्रिक पोल्स खतरात का पेश खेमा है, वहीं बारिश के दिनों में जमीन पर अर्थ और शॉर्ट सर्किट का भी मौजिब बन सकते हैं। जानवर भी इन नंगी तारों से महफूज नहीं। शहरी कहते हैं आइस्को इंतजामिया की ये गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। यकीन माने कि मुख्तलिफ महकमों को मैंने, लाइट्स वालों को भी, वापटा वालों को भी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आप इसको देखेंगे पोल को, मैंने इसको शॉपिंग बैग कभी लपेटते हैं, कभी कोई बॉटल लगा देते हैं, कोई भी नहीं आता। छोटे बच्चे हैं, इतना डर लगता है कि किसी का हाथ लग गया, कुछ एक्सपायर हो जाएगा बच्चा, कुछ मसला हो जाएगा, लेकिन कोई भी सुनता ही नहीं है ना, कि बिल्कुल इस तरफ आता ही नहीं है ना। कभी कभार एक दफ़ा आए हैं, कोई लाइट उसको ऑन करके गए हैं, उसके बाद वो दोबारा कोई नहीं आए, जबकि इसका ऊपर कवर भी है, सब कुछ है, कर सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, हर चीज़ है, लेकिन नहीं करते। तो आप देखें ना कि मेन लाइन आ रही है ना, इसमें तो इतनी ज़्यादा शदीद किस्म का करंट है कि कोई बच नहीं सकता ना इसमें। खेलते बच्चों और आते जाते राहगीरों के लिए ये नंगी तारें वाकई खतरे का बाइस हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या किसी कीमती जान के ज़िया से कब्ल क्या मुतल्लिका इदारे हरकत में आएंगे? कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। शाद की ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और उम्मीद करते हैं कि अब आइस्को हुक्काम इस हवाले से कुछ ना कुछ करेंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां के निश्तर अस्पताल में पेश आने वाला वाकया अस्पतालों में इलाज, रवैयों और निज़ाम की संगीन खामियों पर एक बार फिर से सवालिया निशान है। एक मरीज़ा के इंतकाल के बाद अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर्स की नाअहली और खून की मुंतकिली से इनकार के बाइस मरीज़ा जांबर ना हो सकी, जिसके बाद अस्पताल में शदीद कशीदगी पैदा हुई और उसी दौरान पेश आने वाली बदसलूकी की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एडिशनल हाउस ऑफिसर की जानिब से गैर अखलाकी इशारा भी देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर को पेशा वराना अखलाकियात और अस्पताल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलजेब आकाश थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसके साथ साथ बैराम खान बलोच जो कि बेटे हैं इनके जो फोत हुई हैं खातून मकतूला, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम दिलजेब से इस मामले की मज़ीद डिटेल जानेंगे। दिलजेब, थोड़ा सा डिटेल के हवाले से हमें बताइएगा। देखें, ये पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल, और यहाँ पर जो है पूरी पंजाब से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो बदअखलाकी और जो डॉक्टर्स का रवैये है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। ये वाक़या जो है ये पेश आता है, इनकी वालदा को जो है वो खून की उल्टियाँ लगती हैं, ये लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पर जब चेकअप के लिए लेके जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इनको जो है वो ब्लड की ज़रूरत है।
ये ब्लड अरेंज करते हैं और ब्लड अरेंज करने के बाद जो है वो डॉक्टर्स को बताते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो इनकी बात नहीं सुनते हैं और ये इधर से उधर जो है वो बातें करनी शुरू कर देते हैं। इनके बार बार कहने पर जब वालदा की इनकी हालत तबीयत खराब होती है तो ये फिर दोबारा डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती और आखिरकार इनकी जो वालदा है वो दम तोड़ जाती है। उसके बाद जब ये वहीं पे अपनी वालदा के पास मौजूद होते सही। हैं। अच्छा दिलजेब, आप हमारे साथ ही रहें, बहराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से दिलजेब बहराम, हमें आप भी बताइएगा कि जब आपने खून की बोतल्स को अरेंज कर लिया तो उसके बाद क्यों इनकार किया गया डॉक्टर्स की जानिब से? मैडम, मेरी वालदा को खून की उल्टी आई थी तो हमने ना उनको निश्तर इमरजेंसी में शिफ्ट किया। जी। तो डॉक्टर ने कहा अपना खून का अरेंज करो। वहां पे भी एक उल्टी आई, फिर दूसरी भी आ गई। तो हम लोगों ने खून का अरेंज भी कर लिया। मैडम, हम ये भी कहेंगे कि क्रॉस मैचिंग में इन्होंने कहा था कि खून दो उसके बदले खून मिलेगा। तो एक मरीज अगर इमरजेंसी में एडमिट है, उसकी तबीयत इतनी नासाज है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खून दो और खून उसके बदले खून मिलेगा। तो एक सीरियस हालत में है, ठीक है, तो खून का हमने अरेंज कर लिया। तो इन लोगों की वजह से बहुत ही मतलब कि गफलत की गई, बहुत ही मतलब कि अपना सुस्ती की गई। तो ब्लड हमारा जी। अरेंज होगी देने, जी जी। ठीक है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में तो इनको लेके जाए। हमने क्या है, उनकी तबीयत ऐसी है, आप लोग गारंटी दे सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हम कैसे लेके चले जाएं, ठीक है। तो हमने उनकी तबीयत, दो उल्टियां वहां पे आ गई, ब्लड का भी अरेंज हो गया, इनकी टेबल पे ब्लड भी चला गया। अच्छा, एक और भी बात कहूंगा, मेरी वालदा को अपना जो सांस की नाली थी, वहां पे जो ऑक्सीजन मास्क लगा था वो भी लीक हो रहा था। वो इनको नहीं पता था, तो मेरे भाई ने इनको बुलाया, ये नहीं आए। वो चिल्ला कर बोले और मेरी वालदा का ऑक्सीजन मास्क लीक हो गया है, मेहरबानी करके आए। फिर ये उठ के आए, इन्होंने चेक किया, इन्होंने कहा मैडम हर चीज अवेलेबल है निश्तर में, ठीक है, वो देख सकते हैं। तो वो ऑक्सीजन मास्क भी फिर चेंज किया गया, ब्लड भी अरेंज हो गया, टेबल पे आ गया। फिर ये हमें कहने लगे कि अपना वार्ड में एडमिट किया जाए। तो हमने क्या, हमारी वालदा की तबीयत ऐसी है तो हम वार्ड में कैसे एडमिट कर दें, ठीक है। तो मेहरबानी करें, इमरजेंसी में ही इनकी रिकवरी के लिए कोशिश की जाए। उन्होंने नहीं मानी। हम डीएमएस साहब के पास चले गए, हमने डीएमएस साहब को भी कहा कि सर मेहरबानी करें, हमारी वालदा की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, इनको इमरजेंसी में रखा जाए। तो वो भी हमें कहने लगे डीएमएस साहब, नहीं ये इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर वहां ब्लड लगेगा। हमें कहने लगे 3 से 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो आप इनको ना इमरजेंसी में ही आप एडमिट करें, तो सॉरी अपना वार्ड में एडमिट करें और वहाँ से ही सारे हालात ख़राब हुए। अच्छा दिलजेब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस हवाले से डॉक्टर्स का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की होगी, हॉस्पिटल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की होगी। हॉस्पिटल इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है? ये जो गफलत बरती गई, और फिर सिर्फ गफलत नहीं बरती गई, असल सवाल ये है कि वहाँ पर बदतमीज़ी भी की गई, और जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं ये बड़ी शर्मनाक हैं। देखिए स्नैन, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और खासतौर पर जब एवियन न्यूज ने खबर को ब्रेक किया, इस पर फिर जो है वो वाइस चांसलर निस्टर हॉस्पिटल जो है उन्होंने एक्शन लिया और एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई और उस तहकीकाती कमेटी ने जो है वो जो हाउस ऑफिसर डॉक्टर थे उसको जो है वो मुअत्तल किया और अभी भी जो है उसके खिलाफ जो है तहकीकात जारी है। और इस वक्त इंतजामिया जो है निस्टर हॉस्पिटल की उनकी तरफ से मौका आ रहा है कि किसी किस्म की बदअखलाकी और किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मरीज के साथ जो है वो ऐसी गैर अखलाकी हरकत करनी, बदतमीजी करते। इस वक्त इंतजामिया भी जो है वो निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान की जो मुतहरिक हो चुकी है और मजीद भी कार्रवाइयाँ उनकी जारी है। अच्छा बहराम, ये बताएं कि जिस तरह से अभी दिलजेब भी बता रहे हैं कि बरतरफी तो कर दी गई है खिलाफ वर्जी पर मुलाजमत से, लेकिन अब आपके मजीद क्या मुतालिबात हैं? मुअत्तल उसको अगर किया गया वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद फिर आ जाएगा। ऐसे है कि मैडम अगर वो ब्लड 1 से 1.5 घंटा पहले अगर आ गया, ब्लड लगा लो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इन्होंने ब्लड मैडम नहीं लगाया, गफलत बरतरी गई है, ठीक है। डीएमएस साहब अगर 5 मिनट के लिए आ जाते, हमारी वालदा की शायद वो कंडीशन होती या फोत न होती, अगर हो
व्यक्ति वो खुदा की मर्जी हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी वजह से गफलत बरती गई है। फिर उसके बाद जब मेरी वालदा की डेथ हो गई है, फिर मेरे भाई ने कहा कि आपकी वजह से मेरी वालदा की डेथ हो गई है, गफलत बरत रही है, ठीक है, हम शिकायत करेंगे। तो उन लोगों ने, उस जो डॉक्टर था वो मिडल फिंगर का इशारा कर रहा था। क्या हमारे दीन इस्लाम में यही है सिखाया गया कि किसी काफिर की भी अगर मैयत पड़ी है हम लोग उसकी बेहुरमती नहीं कर सकते? तो मेरी वालदा की इन्होंने मैयत की बेहुरमती की है, डॉक्टर ने गफलत बरत रही है पूरी, इसमें इमरजेंसी मुलविस है। आप लोग, हम ये कहते हैं GIT ऊपर लेवल तक बनाई जाए, हम नहीं चाहते, ठीक है। तो सर GIT तो बनाई जाएगी, लेकिन जो असल सवाल है ना हमारा- उसका थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप कंपनसेशन के हवाले से क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको कंपनसेट किया जाए। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप किसी से अपील करना चाहेंगे कि जो आपको कंपनसेशन भी चाहिए, या फिर जी, आप इस बिल्कुल। मामले की जो शफाफ तहकीकात करवाना चाहते हैं? GIT का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हम CM साहबा से बहुत ज्यादा रंजीदा है, हमें बहुत ही ज्यादा अफसोस है। अगर एक लड़के की वीडियो वायरल होती है, वो कहता है कि बस की सर्विस इस रोड पे की जाए, तो अगर वो उस रोड पे की जा सकती है, तो हमारा तो इतना बड़ा सानिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी हुकूमत की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी हुकूमती इदारे ने हमसे रब्ता नहीं किया गया। हम यही चाहते हैं खुदारा इनके खिलाफ कार्रवाई की। हमारी माँ तो चली गई है, वो नहीं आ सकती, लेकिन काफी माएँ बच जाएंगी, ठीक है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, और इनको मुअत्तल नहीं, इनको डिसमिस फॉर सर्विस किया जाए। इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर मुलव्वस है वो भी, और जो भी हैं, ठीक है, वो कैमरे वीडियो हर चीज अवेलेबल है। हमने किसी को नहीं मतलब कि मारा, या ये जो मुकब दे रहे हैं मारने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है किसी से। हमारी वालदा फौत हो चुकी थी, हमारी फैमिली ने तो रोना ही था, ठीक है, तो हम रोज चला रहे थे, इस बंदे ने इशारा, ऐसा गलत इशारा किया, ठीक है। और ये और बाकी जो बात कर रहे हैं जी फीमेल वार्ड में आ गए, फीमेल वार्ड में जब हमारी माँ फोत हुई है तब हम आए हैं, ठीक है। ये फीमेल वार्ड की बात करें, जब हमारी माँ के साथ गफलत बरती गई है, उनको मार दिया गया है, ठीक है, इतनी बड़ी सानिया हुआ है, तो बताए हम लोग कहाँ जाए? तो ये अब लोग वहां, यह हो सकता है ये बहुत ज्यादा अप्रोचेबल लोग हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, ठीक है। और ये अब कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह बचाया जाए, तो बाकी लोग भी मुलव्वस हैं, और ये बंदा इसने इतना नाजेबा हरकत की है, इनको डिसमिस फॉर सर्विस किए जाए। इसकी जैसे अगर एक आम शहरी पे पर्चा होता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाती है, और वो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट सही, बनाता आपका है। पॉइंट आ गया बहराम। उसके ऊपर अच्छा दिलजेब, मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या निश्तर अस्पताल का विजिट किया है? वहां पर जाहिर है बाकी मरीज भी होंगे, उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाता है यूजली? मैम देखो, इस पर में जो है वो इस वक्त सूरत हाल जो है वो बदतर होती जा रही है। मरीजों के साथ बदसलूकी के वाकयात और ऐसे वाकयात में जो है वो इजाफा देखने को आ रहा है। बात की जाए तो ये खाली इमरजेंसी की बात नहीं है, वार्ड्स में भी जो है वो यही सूरत हाल है। डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई तवज्जो नहीं होती उनकी। अगर बात की जाए जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। प्रोफेसर जो है उन्होंने अपने जो है वो प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए हैं, बहुत कम टाइम देते हैं जब मिनिस्टर फिल्म में आते हैं, और आते भी हैं तो सिर्फ चक्कर लगाते हैं और देखकर चले जाते सही। बहराम, आप भी कुछ कह रहे थे? यार है वो। जी मैम, जी आ रही है आपकी आवाज बहराम, आप कुछ कह रहे थे, कहिएगा। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर मोबाइल कौन अलाउ करता है? CM साहबा की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि इमरजेंसी में मोबाइल न हो। पहले तो ये जब ड्यूटी पे आए इमरजेंसी मोबाइल ले ले। कोई बड़ा वहां पे डॉक्टर, ठीक है, कोई खास हमें नजर नहीं आ रहे थे। ये ट्रेनर, क्या इमरजेंसी में ट्रेनर को भेजा जाता है? ठीक है, ये कोई बड़ा था, वो चक्कर 2 मिनट का उसने लगाया, अगर वो चला गया, ठीक है, तो इनकी तरफ से मैडम कोई हमें अपना खास ट्रीटमेंट नहीं किया गया। हमसे बदतमीजी की गई। हम अपनी वालदा के बारे में पूछते थे, ठीक है, तो तब भी बदतमीजी की जा सकती थी। हमारे साथ रवैया भी इनका अच्छा नहीं रहा। तो मैडम इमरजेंसी में मोबाइल खत्म किया जाए, ठीक है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा दिलजेब, मुझे ये बताइएगा, एक मैं दिलजेब से भी पॉइंट जानना चाहता हूँ। दिलजेब, ये जो हालिया कुछ वाकयात हैं जो कि आपने भी रिपोर्ट किए हैं और नश्तर हॉस्पिटल से इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या कोई मैनेजमेंट लेवल पे चेंजेस आई हैं? क्या कुछ हुआ है कि अब वहाँ से बहुत सारे इस तरह के बेजाब्तगियों के मामला रिपोर्ट होते हैं स्पेसिफिकली इस हॉस्पिटल से? इसमें ऐसे है कि पहले जो था वो इतनी पकड़ नहीं होती थी हमारी, और हम देखते थे कि जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर जब आते थे तो काफी रिजेक्शन होती थी कि
आप अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मीडिया को बड़ा मुश्किल रिश्ते में जाने देते थे, लेकिन अब सूरत जो है चेंज हो चुकी है। और वहाँ पे जो इंतजामिया है वो इस वक्त देखा जा रहा है कि जो उनकी जानिब से मीडिया के साथ कोऑपरेट किया जाता है, तो पहले की निस्बत अब जो है वो निश्चित हॉस्पिटल में जो है वो चीज़ें बदली हैं, क्योंकि इंतजामिया जो है ऊपर लेवल तक चेंज हुई थी। उसके बाद जो इंतजामिया थी वो मीडिया के साथ उनकी एक लाइजोन बन गया था, जिससे जो पहले मामला थे छुप जाते थे, चीज़ें छुप जाती थी, वो अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक निश्चित इमरजेंसी का मामला नहीं है, वार्ड्स में भी ऐसे ही है। जैसे अभी बहराम ने बताया कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर्स जो है वो करते रहते हैं, मरीज जो है वो चीखो चलाते रहते हैं, दर्द में जो है वो होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को इस हवाले से कोई फिक्र नहीं होती, उनका सिर्फ डॉक्टर से एक ही कोई काम फिक्र है। नहीं होती। थैंक यू सो मच दिलजेब आकाश, हमारे कॉरेस्पोंडेंट मुल्तान से हमें डिटेल से आते हैं। साथ ही बहराम खान भी मौजूद थे जो जिस तरह से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म से बातचीत की है, आपको कुछ ना कुछ इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम मुल्की सियासत की बात करेंगे जो कि एक बार फिर मुज़ाकरात के इर्द गिर्द हमें घूमती हुई नज़र आती है। एक तरफ वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश सामने आ रही है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर ही इस पेशकश को मुस्तरद करने के बयानात भी दिए जा रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटों ने से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात, मुल्क की रुपया जाम हड़ताल का ऐलान और जेल मुलाकातों की मुअत्तली जैसे फैसलों ने सियासी माहौल को मज़ीद कशीदा बना दिया। ऐसे हालात में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या पीटीआई किस सिमत जा रही है, क्या मौजूदा सियासत में कोई मुज़ाकरात की सिमत बात जाएगी, कोई गुंजाइश बाकी है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हों या नहीं। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसी पर बात करेंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैज साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर यू स्टार्ट विद जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया सामने आया, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया, मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई, फिर नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वकास अकरम साहब भी और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो हिस्सा ही नहीं है पीटीआई का, इमरान खान के साथ नहीं है। तो इसको फिर हम कैसे समझें, क्या है ये? एज फार एज तो हलीमा भी है कंसर्न है, इंतजार उनको तो पॉलिटिकल इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उनका बयान तो मैं समझता हूँ ज्यादा जज्बाती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की ऑफर जो है वो बिलवासा तौर पे जो आप समझें है, गवर्नमेंट जो चाहती है कि मुज़ाकरात किए जाए, जिसका इजहार कल प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। तो पॉलिटिक्स में तो जी डायलॉग ये एक जरिया होता है, कोई अस्करी मुजामत तो है नहीं, ना ही वो हो सकती है, ना ही उसको करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। तो एक डायलॉग ही एक तरीकेकार होता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। और मेरे ख्याल में जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, फवाद साहब की, इमरान इस्माइल साहब की और महमूद मौलवी साहब की और दीगर जो दोस्त हैं, उन्होंने उसको वेलकम किया है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई में बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इस मुज़ाकरात के हक में हैं। और इस वाकमार इस वक्त है, जो प्रॉब्लम इस वक्त है जी, वो उससे निकलने के लिए तो मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। यहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है, मेरी नज़र में वो सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात तक महदूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब जाहिर है उनको बाहर पार्टी भी है, वर्कर्स भी हैं, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो जाली मुकदमात में मुलव्वस हैं। तो फिर मुज़ाकरात तो आपको उनके लिए भी करने हैं, बिल्कुल उनको भी तो इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालना है। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम जो है वो इमरान खान साहब जो है वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि हमेशा उन्होंने ये कहा कि जो लीडर और कारकुनान है उनकी रहाई के लिए भी कुछ बातचीत पड़े। तो ये चीजें जो है ये मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ेंगी, इसके अलावा तो कोई और इसका हल है नहीं जी। अच्छा साहब, आपने तो बरमला कह दिया कि इसका कोई हल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम रवैयों से ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट रिलेक्टेंट है मुज़ाकरात ना करने पे, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रिलेक्टेंट है। एक तरफ से जब बात होती है तो दूसरा रूट जाता है, दूसरी तरफ से बात होती है तो गवर्नमेंट रूट जाती है। ये मेरे ख्याल रिलेक्टेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़नी चाहिए और मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहिए।
दोनों तरफ से कंफ्यूजन है ना जी, जी। दोनों तरफ से कंफ्यूजन जो है प्रिवेल करती है। तरीके तफज़ यानी पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन है। यानी अगर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, देखें जो मुस्लिम लीग नवाज का एक इजलास हुआ लाहौर में, इजलास कह लें या एक बरसी थी ख्वाजा रफीक शहीद की। साद रफीक साहब के वालिद मरहूम थे, बड़े रिनाउंड लिबरल लीडर थे अपने ज़माने के। उनकी बरसी पे जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी हौसला अफजा है। देखिए, जो लोग तो सियासत के जो जजर को समझते हैं, सियासत की को इन डेप्थ जाके देखते हैं, वो तो मुज़ाकरात से इनकार ना कभी कर सकते हैं ना करेंगे। और इस तरह नून लीग में भी ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ वज़रा हैं, वो अपनी बात करते रहते हैं। जैसे वज़ीर आज़म के ऑफर के बाद तो गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हैं ऐसे लोग, बिलाल अजहर कैनी जैसे या उस्ताद तारक साहब जैसे, या कुछ और लोग हैं जो कि मुज़ाकरात के हक में बयान नहीं देते। तो ये दोनों तरफ से कन्फ्यूजन है, लेकिन ये नेचुरल होता है। ये जब एक दफा मामला शुरू हो गया तो फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो इट इज टीजिंग प्रॉब्लम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन तो ताहिर, initial जिस तरह से problem तो होती आपने जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ज़ाहिर है मुज़ाकरात से ही चीज़ें शुरू होती हैं और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और खान साहब के मामलात देखने के लिए भी तो मुज़ाकरात करने होंगे, ये भी आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन क्या हम अब ऐसे कह सकते हैं कि अब जितनी भी पार्टी पॉलिसी है उसको अलीमा बीबी ही देख रही हैं, और क्या हम ये भी समझें कि अब ये सिर्फ उनका ये ऑफिशियल स्टांस ही है? देखिए, अगर पार्टी के सारे लोग जो हैं वो बेकार बैठे और अलीमा भी देख रही हैं, तो प्रैक्टिकली तो ये बदकिस्मती की बात है। देखिए, फैमिली पॉलिटिक्स तो हमारी तो जमात में है नहीं ना जी। मारूसी सियासत करनी हो तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जमात है। बिल्कुल। तो पीटीआई तो जमात ही वहाँ जहाँ पे जैसे सुहेल अफरीदी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो आके सीएम बन गए हैं। इस तरह की बेमिसाल काफी सारी मिसालें हैं जो लोग यानी मिडिल क्लास घरानों से उठा के इमरान खान साहब ने उनको पहचान दी है। तो अगर पार्टी मरूसियत की तरफ जाएगी फिर तो ये जो पीटीआई का डीएनए है उसके खिलाफ ही बात हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि अलीमा खान कर रही हैं या उनको करना चाहिए। वो अगर कर भी रही है मुदाखलत तो उनको नहीं करनी चाहिए। ये इमरान खान के विजन के खिलाफ है। अच्छा जोई साहब, हमने ऐसा देखा भी है, ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी मुज़ाकरात की बात करता है, चाहे कोई रहनुमा हो, चाहे कोई सीनियर रहनुमा हो, चाहे कोई वकील हो, तो उसके खिलाफ पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर सोशल मीडिया को भी उसके पीछे लगा दिया जाता है। इसकी क्या वजह सर? वो उसकी वजह बिल्कुल इनसिक्योरिटी है ना जी। वो जो लोग नहीं है, सियासत को समझते नहीं है, वो समझते हैं कि जब सारे नहीं रहेंगे तब हम कामयाब होंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब आप मोबिलिटी हो या करने की सलाहियत रखते हो तो फिर आप जो मर्जी मुकाबला हो, आप उसमें ठीक रहते हैं, आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो इनसिक्योरिटीज हैं। बाहर किसी का सोशल मीडिया ग्रुप है और वो पार्टी को कंट्रोल करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी पार्टी है, वो हो तो नहीं सकता ना। अच्छा सर, जिस तरह से थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से तोशा खाना 2 में सज़ा हुई है खान साहब को, उनकी अहलिया को, तो क्या ये केस इतना ज़्यादा आगे प्रोसीड कर गया था कि सज़ा हो जाती है? और अभी तो 9 मई भी शायद बाकी है। ये जो केसेस है ना, ये कोई लीगली इतने सिक्योर केस नहीं है, ये इतने कॉन्फ्लिक्ट केस नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। सजाएं भी पॉलिटिकल हैं, प्रोसिक्यूशन भी पॉलिटिकल है, इन्वेस्टिगेशन भी पॉलिटिकल है। जो पॉलिटिकल केस होते हैं उनकी सजाएं जो है वो मैटर नहीं करती। इसलिए आपने देखा ना कि इन सजाओं के रिजल्ट में कोई लोगों का वो कोई ऐसा आप कहें कि किसी ने हैरत का इजहार किया और नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या होता है। और ये सजाएं जो हैं, जब बात सियासी मामला सुलझ गए, ये 2 दिनों में खत्म हो जाएंगी। इसमें क्या है? अच्छा। ये तो जिस तरह के मुकदमे जो है वो तो पाकिस्तान में, इंडिया में, एक रीजन में बनते रहते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है हमारे यहाँ पे कल्चर। तो इसकी तो कोई अहमियत खास है नहीं केसेस में सजा की। ये तो कैसे ही आप समझे कि हुकूमत समझती है कि सजाएं दे के वो कामयाब हो रही है, तो बेसिकली तो ये नाकामी है, सियासी नाकामी है। क्योंकि इमरान खान अपनी सियासत का तोड़ तो नहीं निकाल सकी हुकूमत अभी तक। कोई उनको काउंटर नैरेटिव नहीं मिल सका ना जी। तो सियासत में तो नैरेटिव चलते हैं, बयानिए चलते हैं, वो इमरान खान साहब का है, वो उसमें तो कोई शक की बात नहीं।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम दिसंबर में बैठे हुए, अभी नया साल भी आना है और फिर 8 फरवरी आना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से ही डेडलाइन देना स्टार्ट कर दी है और 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की, एहतजाजों की। सो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे से मरूदी हालात इन फॉल्स को सपोर्ट नहीं करते। लोग जो हैं वो पहले ही माशी तौर पे काफी परेशान है। उसका ना तो ग्राउंड वर्क है ना तंजीम है। देखिए ना, पंजाब के सारे लीडर जो हैं, आलिया हमजा कल नहीं थी, उन्होंने नहीं एक्ट किया तो कल अडयाला के बाद आप देख लीजिए, मेरे ख्याल दर्जन भर बंदे नहीं थे। ऐसे ही तो वो उनके अलावा तो कोई है नहीं एक्टिव। पंजाब से तलक रखने वाले जितने भी लीडर हैं वो खुद केपी में हैं। तो ग्राउंड वर्क है कोई नहीं, कौन मोबिलाइज करने के लिए, इसके लिए तो बहुत बड़ी एक एफर्ट चाहिए होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी को ये हो सकेगा। कितना कामयाब होता है। लेकिन सर, इस पे भी सवाल उठ रहा है कि अभी लीडरशिप इतनी एक्टिव क्यों नहीं है, सवाल ये भी हो रहा है। भाई उनको पंजाबी में कहते हैं कि कसोनी नेड़े लगता है ना, मुक्का ज्यादा नजदीक लगता है, अल्लाह में दूर लगता है। वो डरते हैं, ज़ाहिर कितने केस कितने वो जिनके खिलाफ केस नहीं है वो भी केपी में जाके छुपे हुए हैं। कुछ लोग तो जेन्युइनली बेचारे हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जिनको दिया हुआ है पार्टी की, उनको अपॉइंट किया हुआ है, वो उनके नजरिए से या प्रैक्टिकली तो उस पर अमल दरामद नहीं करते, लेकिन वो तो सारे राइट लेफ्ट रहते हैं। और यही एक प्रॉब्लम है, जब तक ये सामने नहीं आएंगे। देखे ना, पहली गोली, पहली गिरफ्तारी तो लीडरशिप को देनी होती है। यहाँ पे उल्टा है। पिछले साल भी 15 हमारे कारकुन शहीद हो गए। तो इस तरह से तो नहीं होता। कारकुन को चाह रहा तो नहीं होता कि हर वक्त आप उनको आगे कर दें। फिर कारकुनान का, उनकी फैमिलीज का, पार्टीज का, लीडरान का, सबका ख्याल रखना पड़ता है। ये एक खानदान होता है और खानदान की तरह ही ट्रीट होना चाहिए। जो सब जाती मुलाजिम तो होते नहीं किसी के। वक्त थोड़ा सा कम है, एक और टॉपिक के ऊपर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। बानी के जो बेटे हैं, जिसमें कासिम और सलमान हैं, उनका कहना है कि उन्हें बरतानवी हुकूमत की तरफ से इत्तला दे दी गई है कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो किसी किस्म का उनको बरतानवी हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? क्या इसके बाद भी कासिम और सलमान पाकिस्तान आएंगे? देखिए, वो बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों को बैरून मुल्क तो सिक्योरिटी नहीं देती है। जहाँ तक मैंने तो नहीं देखा कोई बंदा इंग्लैंड से आ रहा था उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। नहीं, मेरा नहीं यार कोई इस तरह वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई होगी तो वो आए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आके मिले, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी भी दे, उनका ख्याल भी रखे और उनकी मुलाकात भी कराए अपने वालिद से। ये तो उनका हक बनता है। और कासिम और सलमान का जो है बच्चे हैं इमरान खान के, तो उनको मिलने की इजाजत होनी चाहिए। इसमें ये तो ना मुलाकातें कराना तो जुल्म के जुमरे में आता है ना जी, ये तो ज्यादती के जुमरे में आता है। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। जो भी कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो हकूक हैं, खासकर जो मुलजमों के या मुजरमों के होते हैं, जो इनमेट्स के, कैदियों के होते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा हमारे मजहब में भी, हमारी सुन्नत में भी, हमारी शरीयत में भी, हमारे लॉ में भी बहुत प्रोटेक्शन हासिल है। तो उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उसको सियासी जो मुखासमत है, मुखालफत के भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान साफ में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या फिर जो कुछ भी चल रहा है उस पर हमें डिटेल गुफ्तगू भी कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, बल्कि न्यूज़ ब्रेक, फिर वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के ताकतवर आर्म रेसलर उस्मान बट, जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर भी आप कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं, अजमान, वहाँ पे होने वाली एशियाई आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में 85 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में उन्होंने काज़ाकिस्तान के हरीफ को शिकस्त दी। ये तारीखी कारकर्दगी दिखाई और जो पाकिस्तान का एशिया की सतह पर आर्म रेसलिंग का पहला गोल्ड मेडल है। उस्मान बट जो नेशनल सतह पर 4 बार मुसलसल गोल्ड मेडलिस्ट और
इंडो पाक मुकाबलों में भी सुनहरी तमगा हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इस कामयाबी से मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। तकरीबन 17 बरस से इस खेल से वाबस्ता उस्मान बट ना सिर्फ एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर हैं बल्कि पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग के फ़रोग के लिए भी मुसलसल काम कर रहे हैं। इन शानदार कामयाबियों के बायस इन्हें फ़ख्र पाकिस्तान का एजाज़ी लक़ब भी दिया गया। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए उस्मान बट आज हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले उस्मान यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत मुबारक भी हो आपको, और बताएं कि ये जिस तरह अभी आपने गोल्ड मेडल जीता है, ये लम्हा कैसा था? हाउ डज इट फील? उस्मान साहब, आपका मेरे ख्याल है माइक ऑन नहीं है, ज़रा माइक को म्यूट किया हुआ कर है दिया था शायद आपने। आपको गपशप कर रहे थे जी। उस्मान साहब बताइएगा। जी अब ठीक है आवाज? जी बिल्कुल बेहतरीन जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड खैर मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान का नाम कहीं भी रोशन होता है तो वो भी स्पेशल, जब आप स्पोर्ट्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो वो एक बड़ा ही फख्र का मुकाम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम जाके एशिया लेवल पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि आर्म रेसलर हैं और आर्म रेसलिंग इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर रेसलिंग, सो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द रेसलिंग है, सो इसमें किस किस्म की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, ये एक डिफरेंट स्पोर्ट्स है। बॉडी बिल्डिंग होगी या कोई और दूसरी स्पोर्ट होगी, ये एक डिफरेंट स्पोर्ट है बाकी स्पोर्ट से। ये एक्चुअली जॉइंट्स की गेम है जिसमें आपको अपने जॉइंट्स ट्रेन करना पड़ते हैं। इसके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो जिम में जाके ट्रेनिंग करना पड़ती है। और ऑब्वियसली ये जॉइंट्स के साथ साथ इसके हमें मसल ट्रेनिंग भी करना पड़ती है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि फिर इसकी आप किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है दिन में? क्योंकि जाहिर है जिस तरह अभी आप भी बता रहे हैं कि सारी जॉइंट्स की गेम होती है, तो फिर कोई खास एक्सरसाइज भी होगी? जी बिल्कुल, इसकी स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो जिम में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी जी जी, आप कुछ जो है स्पेशल इक्विपमेंट्स है। और यू नो के जो वेट ट्रेनिंग है जो मदर ऑफ ऑल गेम्स है, तो इसके लिए वेट ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ट्रेनिंग करना पड़ती है, पुली के साथ है, डंबल्स के साथ है, तो डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स है उसके साथ ट्रेनिंग करना पड़ती है। इसमें डिफरेंट एंगल्स हमें ट्रेन करना पड़ते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स होती है, हुक होती है, टॉप रोल है, और हर प्लेयर जो है अपनी अपनी टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक वो ट्रेनिंग करता है। ठीक हो गया। और उस्मान, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी इस ट्रेनिंग रूटीन का तो आपने बता दिया, लेकिन आपके 17 साल कैरियर में बड़े शानदार मौके भी आए होंगे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी। आर्म रेसलिंग करते हुए आपको इन 17 सालों में कौन से मौके मिले जिनको आपने कैपिटलाइज भी किया, और कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 17 साल के तवील अरसे में बहुत सी जो मुश्किलात हैं हर बंदे फेस करता है। ये पीछे जर्नी के पीछे पूरा ही एक हर्डल है जो बंदा फेस कर रहा होता है, लेकिन उस चीज को जी 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 उस्मान, आप उस चीज को जो है वो बंदा फेस करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा से बात करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की। जब तक आप तसलसल से लगे रहते हैं, आपके सामने जो भी हर्डल्स हैं, जो भी मुश्किलात आए हैं, उसको आप साइड पे रखिए। जो आपका पैशन है, जो आपका फोकस है, उससे ना हटे, और आप जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपका मकसद पूरा होना चाहिए। जो फिर बाकी चीजें जो है वो पीछे रह जाती है। जब आपका मकसद, आपका जो पैशन है वो कभी होगा तो उसके मुकाबले में कोई भी जो परेशानी हो, तकलीफें हो, जाहिर सी बात है हर इंसान की लाइफ में परेशानी है, लेकिन इस चीज को साइड पे रख के अपना जो पैशन पूरा करना होता है, वो इस चीज के मुकाबले में फिर आपको बॉदर नहीं करती। लेकिन ज़हन में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपका जो मकसद है उसको आपने हासिल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से यही एक मकसद था कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में किस तरह की कमियां देख रहे हैं आप आर्म रेसलिंग के हवाले से, और आपको क्या लगता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं नौजवानों के लिए? जी बिल्कुल, इसमें पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो फेडरेशन है, पाकिस्तान ऑफिशियल पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन, जो कि 2009 में इसकी बुनियाद रखी गई, उनके फाउंडर है मिस्टर कैसर खान साहब। अभी जो हमें
कमियां वगैरह आ रही हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। अच्छा। ऑफिशियली सपोर्ट है, यानी कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें मदद मिल जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है जो कि हुकूमत की तरफ से हो। और इवन के जो फेडरेशन है वो भी प्राइवेट अपने तौर पे कर रही है, और इवन के प्लेयर जो है उसको भी खुद से करना पड़ता है, सेल्फ करना पड़ता है। उसने ट्रेनिंग भी करनी है, अपने माली खर्चात भी पूरे करने हैं, और स्पोर्ट्स भी करनी है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक अलमिया है कि यहाँ पे हमें बहुत से चैलेंजेस के साथ साथ ये हुकूमत की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताइएगा उस्मान साहब कि एज ए आर्म रेसलर आपके पास अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए सबसे बड़ा गोल आपने क्या रखा हुआ है कि ये अगर मैं इवेंट जीत गया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गोल होगा? जी, पर्सनल जो गोल है वो पाकिस्तान के लिए है। वो एक मेरा गोल है कि वर्ल्ड लेवल पे जाके जो आगे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आ रही है उसमें भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाऊं और वहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन हो इंशाल्लाह। सही। थैंक यू सो मच उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कामयाबियों और पाकिस्तान के लिए जिस तरह से वो पाकिस्तान नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, उस हवाले से भी डिस्कशन कर रहे थे। आप इसी तरह से अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से भी हमकिनार करें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से। आपको पता है कि दुनिया भर में अपनी मकबूलियत और मजबूत मुकालमों और फिर शानदार अदाकारी के बाइस पहचाने जाते हैं, लेकिन हालिया बरसों की बात करें तो उनकी जो कहानियां हैं, उनका जो इंतखाब हो रहा है वो काफ़ी संजीदा सवालात भी खड़े कर रहा है। नाजरीन के दिलों में जगह बनाने वाले ये ड्रामे अब ज़्यादातर मुश्तरका ख़ानदानी, जिसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, मियाँ बीबी के झगड़ों, सास बहू के तनाज़ात, फिर उसके बाद रोना धोना, इस तरह के मनाजिर तक अब महदूद हो गए हैं। फिर माशरती नाइंसाफ़ी, फिर तबकाती फ़र्क, फिर तालीम, फिर ज़हनी सेहत, सियासी और समाजी दबाव जैसे हकीकी मसाइल पर मबनी ड्रामे कम से कम होते जा रहे हैं, जबकि जज्बाती मनाजिर और आंसुओं को ही ज़्यादा कामयाबी और मयार मिल रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि इस तरह का जो मवाद दिखाया जा रहा है, ये नाज़रीन के, लोगों के, व्यूवर्स के, देखने वालों पर क्या किस तरह का असर डाल रहा है, उनकी ज़िंदगियों पर, उनके जहनों पर, और जिस तरह से कहानियाँ पेश की जा रही हैं, क्या वो सिर्फ अब रेटिंग तक ही महदूद हो गई हैं? इस मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर इजाज साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह से हमने अपने इंट्रो में ये जिक्र किया कि पाकिस्तान के ड्रामास को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किया जाता था, हमारे पड़ोस में हमारे ड्रामास को ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम अपने ड्रामास को खुद पसंद नहीं करते हैं ड्यू टू द सेम कंटेंट। एक ही तरह का कंटेंट आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चलता हुआ नजर आता है। कहीं पे सास सख्त है, कहीं पे बहू सख्त है, कहीं पे बहू अच्छी है तो उसका बेटा अच्छा नहीं है। सो यही चल रहा होता है आजकल ड्रामोज में। इसकी क्या वजह सर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत शुक्रिया, मुझे पहले तो आपने लाइन पे लिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसे में कहानियाँ, रवैये सब चेंज हो गए हैं। देखिए, अब हम 2026 में एंटर हो रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ जो हर ड्रामा देखता है। 7 PM स्लॉट हो, 8 PM स्लॉट हो, 9 PM स्लॉट हो, आई वॉच एवरी ड्रामा। मुझे इसलिए पूरा पता होता है कि किस ड्रामे में क्या चल रहा है। देखिए, एक दौर था कि ड्रामों का एक स्टैंडर्ड डिफरेंट था। उसमें मुआशरती रवैयों को हाईलाइट किया जाता था, उसमें सोशल बातों को डिस्कस करते थे, उसमें इश्यूज को सॉल्व करना बताया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इस वक्त, अब ये हो रहा है कि एक ही फैमिली है जिसमें आपको अगर देखिए, हम मिसाल ले लें, आप 7 PM और 9 PM स्लॉट की बात ले लें, दे आर सोप्स। और सोप्स में ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग लगातार हमारे जो टॉक्सिक है ना रिलेशनशिप्स, उनके जो टॉक्सिसिटी आ गई है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आप यकीन करें, हर ड्रामे की एवरेज 60 एपिसोड्स होती हैं और हम रोज लगाते हैं, हम रोज रात को बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, लेकिन हम परेशान होके ही उठते हैं क्योंकि एक या दो किरदार ड्रामे में लाजमी ऐसे टॉक्सिक होंगे। और मोस्टली खवातीन दिखाई जाती हैं ऐसी जो कि घरों में ही बैठ के मतलब बहुत कुछ आपस में खराब कर रही हैं, लेकिन जो मर्द है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। मतलब हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि प्लानिंग ये हो रही है, लेकिन जो मेल्स हैं वो सिर्फ देख रहे हैं और उनकी बातों में आकर कर रहे हैं। तो हुआ उससे ये है कि जो हमारे असल टॉपिक्स थे वो कहीं खो गए हैं
और हमारी अवाम कुछ हद तक मैं मानता हूँ कसूरवार है, क्योंकि आप लोग भी अक्सर ऐसी रेटिंग्स ले आते हैं जिसमें खवातीन रो रही हैं। आंसू आजकल रेटिंग्स का टॉप क्राइटेरिया बन गया है टू गेट द रेटिंग्स। आप मेन लीड लड़कों इतना रुलाएं कि बस रेटिंग यूं ऊपर जाए। ये गलत है। देखिए होता पता क्या है, ये आज डेवलप नहीं हुआ, ये ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है। कई साल लगे इन चीजों को बनने में, संवरने में। आपने ना कि ड्रामे को ना आप थोड़ा उसको ठीक करते, आपने उसको कहीं से इंस्पायर्ड होके यहाँ वहां से आपने उसको अपनी लय पे लगा लिया। आपने कहानियों को गलत मोड़ दे दिया। आप चाहते हैं कि हम पागल हो जाएं इन ड्रामों के साथ और इतने टॉक्सिक हो जाएं कि अब हमें भी आइडिया हो जाता है कि हमने किस काम को किस तरह खराब करना है। और बताइए एक और आखिरी बात इस पॉइंट पे, कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो यूथ है ना, वो इन ड्रामों को देख के बड़ी हो रही है। जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त तो तन्हाइयां, धूप किनारे, वारिस, अंधेरा उजाला जैसे ड्रामे जिसपे एक म्यार था ना, अब तो वो नहीं है कुछ भी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एजाज साहब, मुझे अच्छा ये बताएं, अब जो ड्रामा मेकर्स हैं, जो ड्रामा तख्लीककार हैं, जो बनाने वाले हैं, उनके हवाले से बताएं, उनके लिए ये चीज क्यों इतनी मुश्किल हो गई है कि वो अब एक जो संजीदा कंटेंट पहले होता था वो नहीं बना पा रहे? देखिए वही ना, मनी इज द मेन गेम चेंजर नाउ। पैसा कमाना इज द ओनली क्राइटेरिया। यूट्यूब पे लगा देंगे ड्रामा, रोए धोएंगे, फजूल टॉपिक्स होंगे तो अब देखिए इतने सारे नाम, मैं क्या ड्रामा के नाम लूं? आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ द ड्रामा दीस डेज ऑन एयर, बिकॉज़ सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि मैं लोगों के नाम लेता हूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं क्योंकि सच यही है ना। सच ही ड्रामों की कहानी, पहले ड्रामों की कहानी तो ठीक कर लें। अब देखिए आप मतलब मिसाल के तौर पे ड्रामा आप किसी और नाम से शुरू करते हैं, जब आप ड्रामा देखने बैठते हो तो आप कहानी कुछ और होती है। कहानी कुछ और होती है। ड्रामा आपने स्टार्ट किया बहुओं से। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल नाम नहीं लूंगा। 3 बहुओं की शादी हो रही है, साथ ही जब शादी हो जाती है तो ना कि कहानी बहुओं पे चलती, वो सास पे चल पड़ी। पहले सास उम्मीद से हो गई, फिर सास को कैंसर कर दिया, फिर उनकी माँ को मार दिया। मतलब कोई रब्त नहीं है कहानी में। और हाँ, एक और बात, डायलॉग्स नहीं है मजे के। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात है, आपको बताऊं मैं व्यूअर्स को भी, कि करते क्या है आजकल, मंत्रा क्या है कि जो किरदार टॉक्सिक है ना, वो पूरी 60 किस्तों में खिलाफ करेगा। वो आपके ज़हनी दबाव का बाइस बनेगा डेली शाम को या रात को 7 और 9 PM स्पेशली स्लॉट्स पे, और आखिर में या उसको मार देंगे या उसको पागल कर देंगे या उसको बस ऐसे कुछ दीवाना कर देंगे। तो ऐसे तो हल नहीं होता ना कि वो ही किरदार राज करता रहा, अपनी शर फैलाता रहा और आपने उस शर से लोगों का माइंड को भी चेंज किया। रिलेशंस खराब हो गए। देखिए हमारे आंखों में हया खत्म हो गई है, हमारे रिलेशंस नहीं रहे उस तरह के। अब हम लोग क्या रह रहे हैं, किस मुआशरे में जी रहे हैं? देखिए हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है। आज भी पाकिस्तानी घरों में माशाल्लाह इज्जत है, बड़े रिश्तों की इज्जत होती है, एहतराम होता है, वालिदैन की जब बात करते हैं आंखों में हया होती है। भाई हमारे लिए, हमारे पास, हम ऐसे नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बड़ा खूबसूरत रिलेशन है, उसको भी एक निफासत से दिखाना चाहिए ना। कि आप लोग तो एक ही घर में इतना कुछ ऑन कर देते हैं कि मतलब कभी कभी दिमाग पागल पे हम देख क्यों रहे हैं ड्रामा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पाकिस्तानी ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये सारा कसूर, क्योंकि इसमें 3-4 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिस ज़माने की हम बात करते हैं, PTV के ज़माने की, जिसके आप भी फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन थे, उस ज़माने में क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, क्वांटिटी कम थी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म था, 2-3 ड्रामाज होते थे। अब 15 प्लेटफॉर्म्स हैं, 15 ड्रामाज हैं, बल्कि 30 ड्रामाज हैं, हर स्लॉट पे उनको ड्रामा चाहिए। तो ये भी एक वजह है। बिल्कुल। देखिए एक वजह ये हो सकती है, लेकिन इसको हम अपना इतराज नहीं बना सकते। देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर 20-30 ड्रामे भी बन रहे हैं तो कम से कम 20 तो अच्छे आए ना। अच्छा। अब पता कितने अच्छे आ रहे हैं? 3, 4, 5। पामाल एक मिसाल है, कैंसर पेशेंट है, वो मर रहा है, उसकी फीलिंग को जिस तरह दिखाया गया, हम लोग हिल के रह गए। हम लोग रोज रोए हैं, शाम को हम लोग लगातार 4 तो रो रहे हैं। एंड आई हैव शोन द वीडियो आल्सो कि मैं तो रो रहा हूँ भाई। जिस घर में देखे पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, आपने वो मौजू उठाया, उनके दिल के आपने हालात जाने, हम खुश हुए कि किसी ने तो उठाया ये पॉइंट। और जो हमारे सो कॉल्ड नाकिदीन है वो मतलब बातें कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, हमें डिप्रेस कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता यार। अगर किसी ने मौजू उठा ही लिया है उसको इनकरेज तो करें। और होता पता क्या है, मेन जिम्मेदार इस वक्त मैं कहता हूँ ड्रामा चैनल ओनर्स हैं, कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कि वो ही इस पे खेल सकते हैं। ऑडियंस देखिए अडेप्ट कर जाती है चीजों को, अगर आप उनको अच्छा दिखाएंगे। मिसाल ले ले, काबली पुलाव देख लें आप। काबली पुलाव वो सच ए रेवोल्यूशन में, मतलब क्या ड्रामा था वो। और इसके अलावा पामाल हो गया, उसके अलावा और बड़े ड्रामे हैं। मैं
किन किन के नाम लूं आपके सामने जिन्होंने मौजूआत उठाए और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। अब हाल में एक ड्रामा चल रहा है, दिल ने फिर, हाँ, दिल ढूंढता है फिर वही। उसमें क्या टॉपिक चल रहा है, एक बंदा है जिसके डिमेंशिया हो गया है, हाँ। अपनी याददाश्त खो बैठा है, अपनी वाइफ को नहीं पहचान रहा। इससे सच नाइस प्ले, लेकिन आप मानेंगे तो कितने व्यूज आते हैं, 24 घंटों में 1 लाख। लेकिन वही एक तरफ ड्रामा चल रहा है जिसमें बहुएं हैं, वो सब चल रहा है 3 मिलियन। तो थोड़ा इतराज तो मुझे ऑडियंस से भी है कि आप लोगों को भी अपने सिम्त को चेंज करना पड़ेगा, वरना प्रोड्यूसर्स तो फिर पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, बॉक्स ड्रामे बनाएंगे, बैठ उन्हें क्या फर्क पड़ता है। जाहिर है फिर वो जो तो देखने बनाएंगे। वाला है, जो चीज मांग रहा है वो वही चीज आएगी सामने। लेकिन डॉक्टर साहब, Exactly. मैंने एक चीज देखी है कि रोना धोना तो चले एक साइड पे है और ये सियासतें घरों की भी एक साइड पे है, इसके साथ ओवर एक्टिंग भी बहुत ज्यादा ड्रामों में दिखाई गई है। इस तरह की ओवर यार, एक्टिंग है बहुत कि शानदार सवाल की। उफ, इतनी ओवर एक्टिंग है कि आपको क्या बताऊं। हाँ। मतलब डायलॉग्स पहले तो सतही हैं, बहुत सारे ड्रामों के सतही डायलॉग जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसके अलावा ओवर एक्टिंग की सेंस में कि देखिए थोड़ा सा ना इसमें लिंक्स अब आ गए हैं, ग्रुपिंग के भी आ गए हैं। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के ना बहुत से लोग फेवरेट होते हैं। यस, तो जब कास्टिंग होती है ना, तो ना कि आप पहले बार होता था कि आप सोचते थे कि ये किरदार आबिद अली करेगा, ये किरदार शहनाज शेख से करवाते हैं, वही सूट करेगी। अब सूट नहीं करवाना, अब बस चॉइस पे और लिंक्स पे और व्हाट्सएप पे और हाँ कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उस पे चलना होता है ना कि इसके फॉलोअर्स ज्यादा, चाहे उन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हो चाहे फॉलोअर्स फेक ही हो, लेकिन आप उनको लेंगे। जब मिसकास्टिंग होती है तो फिर ओवर एक्टिंग भी होती है, आपको एक्टिंग आती नहीं है। और बहुत से लोग इस पर ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं कई सालों में, नाम क्या लो कि जिनको एक्टिंग अभी तक नहीं आई, बट दे आर जस्ट सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, क्योंकि वो किसी की औलाद हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, उनको काम मिल रहा है। और यकीन माने में आपने क्या दुख तिलक छेड़ दिया आज। अच्छे अच्छे एक्टर्स, बिलीव करें, बहुत दोस्त भी हैं हमारे, बहुत लोग नहीं भी हैं, फारिग घर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं बुला रहा काम के लिए, उन्हें बुलाते हैं, लिंक्स पर चल रहा है, सब कुछ लिंक्स पर चल रहा है। तो ये गलत हो जाता है। तभी तो फिर आती है ओवर एक्टिंग, क्योंकि वो रोल आपको सूट नहीं कर रहा था, आपने वो रोल क्यों एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सही है ऐसे। ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि लिखारी का कितना ज्यादा रोल है एक अच्छा ड्रामा लिखारी लिखने के लिए? तो लिखारी तो मेन है, लेकिन लिखारी पे थोड़ा सा हैमर होता है हेड पे। बताऊं मैं आपको, मैंने जो सुना है और जाना अच्छा। भी है, कि सारे हमारे दोस्त ही हैं खैर प्रोडक्शन हाउसेस भी, कि लिखारी कहते हैं कि हमें होता है प्रेशर कि जनाब ये करना है, उसको मारना है, उसका उससे सीन ऑन करना है, उसकी शादी उससे करवा के फिर उससे दोबारा फेर चलाना। ये क्या है यार, हमारे बच्चे अच्छा। किस जमाने में बड़े हो रहे हैं। मैं तो डर रहा हूँ कि जो हमारी आजकल की टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं खासतौर पे, सब हम लोग साथ देखते हैं बैठ के ड्रामा फैमिली के साथ, वो कहते हैं पापा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट आर वी सीइंग। तो आप अच्छा एक और बात, मैंने हाल ही में, आप यकीन करें, कोई पुराना ड्रामा निकाला, धूप के किनारे था एक मिसाल, मैंने उसको पूरा दोबारा देखा। अच्छा, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये ड्रामे कहाँ चले गए। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम, एक्टिंग लाजवाब, मेकअप बहुत कम, ओवर बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल मुताबिक सीन के। अगर एक देखिए, एक आखिरी देखिए मिनट मजे की बात, अभी ड्रामा आया, माँ आपकी को हार्ट अटैक हो जाता है, माँ मर रही है, अच्छा, और घर की जो बहुएं हैं वो सारी फुल फ्लैश ब्लो ड्राइड बाल, मेकअप, लैशेस, ये कहाँ होता है यार, ये नहीं होता। दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज इन माय ब्लॉग्स आल्सो कि आप रियलिस्टिक चीजें क्यों नहीं दिखा रहे हैं यार, आप हमें असल दिखाएं ना। लेट देम शो विदाउट मेकअप, करना में थोड़ा सा कर लो हल्का सा, लेकिन इतना ग्लॉस, पूरा पिंक, लैशेस, ब्लो ड्राइड हेयर, ऐसे कौन करता है माँ की मौत पे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले सवाल के जवाब में ना आप कास्टिंग की भी बात कर रहे थे, मुझे एक चीज माइंड में आई कि अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर, लेकिन बहुत सी एक्टर्स ऐसी भी हैं जो बाकायदे तौर पर, वाज़े तौर पर ये कहती हैं कि हमें उर्दू नहीं आती। तो जब आपको उर्दू नहीं आती तो फिर आप ये यहाँ पर कास्टिंग क्वालिटी कहाँ गई डायरेक्टर की? क्या वो नहीं देख रहा होता कि मैंने किसको कास्ट करना है? अगर उर्दू नहीं आती तो स्क्रिप्ट वगैरह नहीं देखते आप लोग, नहीं पढ़वाते ये लोग? देखिए, दिस इज द एरा ऑफ लिंक्स। लिंक्स होंगे आपके, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, नेक्स्ट चीज कब आ रही है, आप हर तगोदो कोशिश करते हैं या करती हैं कि हमें ये रोल मिल जाए, चाहे हम उसमें फिट हो ना हो, चाहे हमारा एक्सेंट पंजाबी है, सिंधी है, हमें उर्दू नहीं बोलनी आती, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें सीखा भी तो नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, आपने सीखा भी नहीं, आपने ओरल एक्सेप्ट क्यों किया? जस्ट क्योंकि आपके लिंक्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 7-8 मिलियन हैं, तो आपको लिया जाए, आपकी डिमांड होती है। ऊपर से रही सही कसर इनके मैनेजर्स पूरी कर देते हैं, वो डील्स करवाते हैं आजकल, ये बाद में सामने आते हैं।
और एक और इशू बहुत बड़ा है, एक ही टाइम पे आप लोग 4-4 ड्रामे साइन कर रहे हैं या कर रही हैं। होता क्या है, सुबह 10 से 12 आप किसी शूट पे हैं, वहां रोल कुछ और था, 12 से 3 कहीं और पहुंच जाती हैं, तो आपका फिर वो क्या mindset क्वालिटी वर्क होगा नहीं और आता। आप एग्जैक्टली आपके प्रोग्राम में आपको तो निखार ही नहीं मिलना। आपकी जो आप काम कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, निखार कहाँ से आएगा? Not at all, ये नहीं हो सकता। अरे डॉक्टर साहब लास्टली मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे हमने ड्रामा आर्टिस्ट देखे हैं, चाहे फीमेल की बात करें या मेल की बात करें, वो हमें 1-2 साल के लिए ड्रामा इंडस्ट्री में नजर आते हैं, 1-2 साल के बाद एक नई लौट आ जाती है, मतलब जिसने काम करना होता है वो हर ड्रामे में आपको नजर आता है, ये क्यों होता है? मैं बताया ना आपको, ये पता है आपको, अब हर चीज यहाँ बंदा क्या बताए, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस, व्हाट्सएप ग्रुपिंग, लिंक्स, पार्टीज, आपस में ये सब चीजें जो इन्होंने अब टेक ओवर कर लिया है। असल जो आपके बैठे हुए लोग घरों में, असल एक्टर फारिग बैठा हुआ है, उसको काम कम मिलता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो नाम नेहाद है, जिनको एक्टिंग नहीं आती, इनको एक्टिंग की ABC भी नहीं आती है, दे आर डूइंग वर्क, और दिल यकीन करें मेरे खून के आंसू होता है, मैं गलत नहीं कह रहा। मैं जब शाम को 7 बजे ड्रामे लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं ये क्या देख रहा हूँ, ऐसे ड्रामे चल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आखिर में बस एक थोड़ी सी बात कि 7, 8 और 9 PM प्राइम स्लॉट्स माने जाते हैं। 7 PM को हमारे मेन चैनल, जो 4-5 चैनल मेन हैं, सबने लिया हुआ फॉर ग्रांटेड। कहानी पे कोई जोर नहीं है, एक्टिंग पे कोई जोर नहीं है। 9 पे भी ये हाल, 9 पे फ्लॉप हो गया, 9 भी इज अ डेड फ्लॉप नाउ। 8 पे आप थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, केस नंबर 9, पामाल, ये ड्रामे आजकल चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। अभी देखें, अभी एक हाल में ड्रामा खत्म हुआ, जमा तकसीम, क्या खूबसूरत ड्रामा, एक फैमिली सिस्टम, उसकी नॉर्म्स दिखाई गई। हम अच्छों को अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज हमें इतना ना आजमाएं कि हम गिर जाएं। हम ड्रामा देखने वाले हैं, हम ड्रामा गोअर्स हैं, हम अच्छा कंटेंट चाहते हैं, हमें वही यादें चाहिए, तन्हाइयां, धूप किनारे, अनकही, अंधेरा उजाला एंड अनलिमिटेड प्लेस। कुछ सबक मिलना चाहिए उन ड्रामों में से। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज बारिश साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके, फ्यूचर भी आपसे इसी तरह से गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस टेनिस लेजेंड से जिन्होंने 2 दहाइयों तक दुनिया के बड़े बड़े कोर्ट पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उनका नाम है एसामुल हक। वो खिलाड़ी जिन्होंने टीवी, अखबारात हों या फिर आलमी सर्किट में हमेशा पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में नुमाया रखा और अपनी महारत, आजिज़ी और प्रोफेशनलिज्म से दुनिया भर के टेनिस माहिरीन को मुतासिर भी किया। एसामुल हक वो स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 18 ATP वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते और फिर 28 ATP चैलेंजेस टाइटल्स अपने नाम किए, फिर डबल्स में इस तरह 17, फिर अगर फ्यूचर की बात की जाए तो वो भी हासिल किए, फिर सिंगल्स में भी बात की जाए तो 5 ITF ट्रॉफियां भी अपने करियर का उन्होंने हिस्सा बनाई। डेविस कप की बात की जाए तो फिर सिंगल्स, फिर डबल्स, फिर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का एहसास भी उन्हीं के पास है। और इस्लामाबाद में होने वाला ATP चैलेंज कप उनके शानदार करियर का आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ, और उन्हीं से आज बात करेंगे जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल ऐसे आसाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड टू हैव यू ऑन सुबह की सोच। ये कहना गलत नहीं होगा या आप माइंड नहीं करेंगे कि हमारे बचपन के हीरो वैसे नहीं है, साथ साथ हम ग्रो हुए। सो सर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि आसाम उल हक अब टेनिस नहीं खेलते। बहुत सारे लोगों को लगता होगा माशाल्लाह यू आर फिट इनफ, डेविस कप भी आपने खेला और वहीं पे आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। नाउ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस फेडरेशन एज वेल। अपने इस सफ़र को कैसा देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सफ़र अल्लाह का शुक्र है जी, पूरी कोशिश की हमेशा से कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए, वालदैन का, फैमिली का। मेन गोल, इंस्पिरेशन ही वो थी। जब से टेनिस संभाली है या खेलना शुरू किया प्रोफेशनली, आई नेवर एक्चुअली ड्रीम्ड कि मैं कभी वर्ल्ड नंबर 1 बनूं या कोई ग्रैंड स्लैम जीतूं। ऑलवेज वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए एंड टू बी रिकग्नाइज एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान। एक आइडेंटिटी बने। जिस तरह मैं हमेशा इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, लोग समझते नहीं है लेकिन दैट हैज़ बीन माई मोटिवेशन। जहांगीर भाई, जहांशेर का नाम आता है तो आप स्ट्रेट अवे उनको स्क्वॉश के साथ रिलेट कर लेते हैं, यू नो। हॉकी का नाम आता है, हसन सरदार, उसके बाद में सीनियर, पहले वो नाम आते हैं एकदम से कि हाँ जी। क्रिकेट की बात करें तो इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, वो सारे नाम आते हैं तो आप कहते हैं हाँ जी क्रिकेट के ये प्लेयर्स थे। तो आई ऑलवेज वांटेड कि टेनिस का नाम आए तो मेरा नाम एटलीस्ट शुड बी इन द हिस्ट्री बुक्स। एक क्रिकेट लविंग नेशन के अंदर
लोग मुझे पहचाने, एटलीस्ट जब टेनिस का नाम है तो माई नेम शुड बी देयर। एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है, 27 साल करियर रहा है, बहुत लंबा। एंड कोशिश हमेशा यही रही है कि एज ए गुड एम्बेसडर पाकिस्तान का, पॉजिटिव एम्बेसडर मैं दुनिया के सामने आऊँ। एंड अल्लाह का करम है, अभी आखिरी टूर्नामेंट ATP का फर्स्ट टाइम अभी आपने इसका जिक्र किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, वो अल्लाह का शुक्र है करवा सका। मैं पूरी ज़िंदगी में खेलता रहा ATP टूर पे, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी के साथ या किसी पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट्स मैं कभी भी नहीं खेला। तो जब प्रेसिडेंट बना तो इट वाज माय गोल कि अगर आखिरी मेरा कोई टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनली, आई वुड लव टू से गुड बाय एट होम इन फ्रंट ऑफ माय पीपल। एंड वो भी अल्लाह की देन है कि वी एंडेड अप मेकिंग टू द फाइनल्स आल्सो। मैं पिछले लाइक आई सेड 27 ईयर्स से ATP सर्किट पे हूँ। There has never been any other पाकिस्तानी जो ATP टूर खेला हो। और ये चैलेंजर जो कराया है अभी a month back, उसके अंदर 11 पाकिस्तानीज were able to play an ATP event। So it made history itself and I'm very happy to be part of it। और टेनिस को जो आगे लेके चलने का सिलसिला है मेरा एक, और जो गोल है, जो विजन है, उसके अंदर ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। लोग कह रहे हैं जी आप रिटायरमेंट क्यों ले ली? I got married 5 years ago। I have a 3-year-old son माशाल्लाह से, a 1-year-old daughter। and उनसे अवेयर रहने was getting very tough when I was on the tour। और मुझे था कि यार 27 साल से मैं खेल रहा हूँ। At that time the why was very big कि मैं क्यों खेल रहा हूँ। तो अब अल्लाह के मेरे लिए एटलीस्ट आई फेल्ट कि मैंने सारा कुछ अचीव कर लिया करियर में ऑलमोस्ट। तो अब बीइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली, माय सन, माय डॉटर इज नॉट लाइक वाज जस्टिफाइंग मी, स्पेशली द लॉसेस वर वेरी टफ नाउ। या एग्जैक्टली। तो वो फिर जो है ना, मैंने कहा चलें कोशिश करते हैं, अगर आई विन द इलेक्शंस। और वो अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर वो इलेक्शन जीत गया मैं। फिर दैट वाई जो था ना ऑन द टूर, वो थोड़ा सा छोटा हो गया। एंड दैट वाई ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, टेनिस को आगे लेके चलें, वो ज़्यादा बहुत बड़ा हो गया। एंड उसके लिए फिर आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम एट होम इन पाकिस्तान, क्योंकि इधर रहेंगे तो काम होगा और वो चीज़ें आगे चलेंगी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जिस तरह अपनी इब्तिदा में जिक्र भी किया कि आपने पाकिस्तान के लिए 18 ATP, इस तरह से फिर 28 ATP चैलेंजर्स टाइटल्स जीते, इतने ज़्यादा और भी एजाज़ात हैं आपके बैनुल अक़वामी। कौन सी सबसे आपकी अच्छा मोमेंट था, यादगार लम्हात थे आपके? देखिए बहुत ज़्यादा रहे हैं, देयर बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अल्लाह का शुक्र है अप्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेकिन एक वो मोमेंट जिस टाइम प्रॉब्ली मेरे ख्याल से वेयर आई फेल्ट कि नाउ दैट आई हैव अराइव्ड, पाकिस्तान के लिए उनको पता लग गया है। बाहर तो लोगों को पता था कि पाकिस्तानी कोई खेल रहा है टूर पे, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मल पब्लिक ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता, हाइप भी नहीं होती। तो उस वक्त जब मैं आई वाज प्लेइंग, सोशल मीडिया भी नहीं था ऐसे इतना ज़्यादा, और बहुत कम चैनल से स्पोर्ट्स के भी एंड ऑल दैट। तो US ओपन 2010 जब खेला, फाइनल्स में पहुंचे, जब मैं वापस आया, जिस तरह की वो पज़िराई, प्यार, मोहब्बत, रिकग्निशन मिली, उस पर आई फेल्ट कि हाँ जी, अब पीपल ऑफ पाकिस्तान एटलीस्ट रियलाइज देयर इज अ टेनिस प्लेयर जो कि मुल्क के लिए खेलता रहा है। उससे पहले रॉजर फेडरर को भी हराया था मैंने 2009 में, विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया 2007 में। और आई फेल्ट पर्सनली कि हाँ जी अब पाकिस्तान को पता लग गया होगा। बट व्हेन आई केम होम और वही अम्मी अब्बू और बहन भाई लेने आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो था कि नहीं यार ये तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। एंड 2010 US ओपन के बाद भी जब मैं घर आ रहा था तो आई वाज इन द सेम माइंडसेट कि लोगों को नहीं पता लगना। अम्मी ने तो फ़ोन करके कह दिया कि हंगामा मच गया, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू। और मैंने कहा अम्मी प्यार में एमी कह रही हैं, जिस तरह लास्ट टाइम कहा था मुझे। बट द वे आई वाज वेलकम, लोगों को जिस तरह पता लगा, तो दैट वाज आई फेल्ट कि वो मोमेंट हो गया कि अब पीपल नो कि जी एक टेनिस प्लेयर है सामुल हक और मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है। असम वो सारे लम्हात हमें याद हैं। और उस वक्त जो आप कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन हम देखते थे कि जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते थे निजी TV चैनल्स के, वहाँ पे असामुल हक छाए रहते थे। आए दिन कभी आप US ओपन खेल रहे होते थे, कभी आप विंबलडन खेल रहे होते थे, कभी आप किसी और टूर पे होते थे, वहाँ पे नाम ज़रूर होता था कि असाम ने ये किया। कभी कभार आप ऊपर जाते थे, कभी कभार आप नहीं करते थे। सो मुझे अपने इस कैरियर के हवाले से तो आपने बता दिया, अब मुझे बताइएगा कि हमारे पास एक असामुल हक था जो कि आपने बताया कि ATP खेलते थे, अब आपने 8 की बात की, 11 खेले हैं अभी। हाँ 11 अभी खेले। सो आपका गोल क्या है कि पाकिस्तान के पास कितने असामुल हक हों और फिर वो कितना ज़्यादा ग्रो करें, जो असम ने अचीव किया वो भी अचीव करें? भाई बेसिकली आया सिर्फ इसलिए कि मुझसे बेहतर बने। आई डोंट वांट कि मोर असम, आई वांट और स्टार्स बने टेनिस से और मुझसे बेहतर बने। कल भी कोई इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहे थे कि आप किस तरह, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ बेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा अल्लाह ना करे, मैं तो आया इसीलिए हूं कि मुझसे बेहतर बने प्लेयर्स। एंड आई वुड जस्ट लाइक यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ बेस्ट प्रेसिडेंट, प्रॉब्ली बेटर देन आई एवर वाज एज अ प्लेयर। तो वो सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ। उस पर जूनियर टेनिस पे बहुत हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल टेनिस के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक टू प्रमोट द गेम यू हैव टू ब्रिंग इंटरनेशनल इवेंट्स इनटू पाकिस्तान, जो मैं कभी नहीं खेल सका पाकिस्तान के अंदर। एंड आई थिंक किसी गेम को प्रमोट करने के लिए नीड टू हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। जो मेरा हमेशा से गोल, एक विजन रहा है कि टू प्रोजेक्ट अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ माई कंट्री all over the world
एज अ प्लेयर बाहर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं प्रॉब्ली लिटिल बिट इजियर, लेकिन लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते बिकॉज दे नेवर बीन टू पाकिस्तान। तो वो परसेप्शन सिर्फ चेंज उस वक्त होता है जब वो यहाँ पे आते हैं और खेलते हैं। उसके लिए यू नीड टू गेट मोर एंड मोर इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी जो चैलेंजर कराया है उससे वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। एंड इंशाल्लाह अगले साल हमें 7 ITF जूनियर टूर्नामेंट्स मिले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा। ITF ने खुद ही से हमें साथ दे दिए हैं। आई एम प्लानिंग ऑन होल्डिंग अ चैलेंजर अगेन नेक्स्ट Very ईयर। good. विमेन इंटरनेशनल इवेंट कराने लगा हूँ मैं। हमारे विमेन के नहीं होते इंटरनेशनल इवेंट्स। आई वांट टू टिक दैट बॉक्स एज वेल के विमेन को भी एम्पावर किया जाए। विमेन टेनिस एसोसिएशन बनाई है पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा। whose main focus is to get sponsors to promote women tennis and वो चीज़ें सारी पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह अगले साल वो प्लान है पूरा करने का, टू हैव एन इंटरनेशनल कैलेंडर पाकिस्तान के अंदर ही और उसके अराउंड हम नेशनल टूर्नामेंट्स कराएं। आवर प्लेयर्स अर्न इन डॉलर्स एंड आई वांट कि पाकिस्तानी कॉम एटलीस्ट कैन थिंक प्रॉब्ली वंस और ट्वाइस के यार इनको क्रिकेट में डालें कि टेनिस में डालें। आई वांट दैट कल्चर टू हैपन कि टेनिस के अंदर भी आप अगर अच्छे प्लेयर बन जाते हैं यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बात की वुमेन्स के हवाले से, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसको रिलेट करें इसके साथ, तो हमने देखा पाकिस्तान में थोड़ा महदूद है। आपको क्या लगता है कि टैलेंट में पाकिस्तान का अगर हम टैलेंट देखें तो सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली जी 100% सेकंड यू, क्योंकि जो ATP इवेंट भी जो हमें मिला है पहली दफ़ा उनकी सबसे मेन जो क्राइटेरिया था वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपका कितना डेवलप हो गया हुआ है। एंड जिस तरह भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वी एक्चुअली थॉट कि हमारे सारे क्रिकेट स्टेडियम जो हैं वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं, लेकिन ICC ने कहा नहीं भाई, इनको आप गिराएं, इनको प्रॉपर रेनोवेट करें और फिर जाके आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी। एंड यही हाल था ये चैलेंजर के लिए भी। हमारे पास ऐसा उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं था इतना पाकिस्तान के अंदर कि हम ATP टूर्नामेंट को यहाँ पे ला सकते। तो वो पूरे 1-1.5 साल से एज अ प्रेसिडेंट आई बीन ट्राइंग टू अपग्रेड इट। हमारे पास नेशनल टेनिस सेंटर कहते हैं लेकिन उसके अंदर जिम नहीं था, उसके अंदर लॉकर रूम्स नहीं थे, शावर्स नहीं थे, रेस्टोरेंट नहीं थे, कैफेज नहीं थे। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू होल्ड एन इंटरनेशनल इवेंट, तो उस पर काम किया 1.5 साल। फिर वो ATP की टीम आई, उन्होंने सारी इंस्पेक्शन की, पिक्चर्स वीडियो सारी करके कोर्स को दोबारा रेनोवेट करना है आपने, तो वो सारी चीज़ें की हैं और उसकी बेसिस पे फिर जाके हमें ये टूर्नामेंट मिला है। अब क्योंकि ATP इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी टेनिस की, अब वो एक ATP का टूर्नामेंट हो गया तो नीचे जो ITF टूर्नामेंट्स हैं दे आर टोटली फाइन नाउ विद आवर एटलीस्ट नेशनल फेडरेशन के साथ, जिसकी बेसिस पे हमें ये 7 ITF जूनियर्स मिले हैं और विमेन टूर्नामेंट भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और भी ITF फ्यूचर्स भी इंशाल्लाह अगले साल मैं करा रहा हूँ। अच्छा। तो वी प्लानिंग ऑन हैविंग आई थिंक 11, 12 एटलीस्ट 13 to 14 इंटरनेशनल इवेंट्स नेक्स्ट ईयर इन पाकिस्तान, और जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑब्वियसली पहली दफ़ा हो रहे होंगे। दैट्स वेरी गुड। अच्छा असम भाई, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा ताल्लुक भी है, मैंने वो आपकी तमाम डेविस कप को बड़ा करीब से देखा भी है। हम जब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर US ओपन आप जब खेल रहे होते थे तो इन्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन, वाइब इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा सा रूखा रूखा घास था, मतलब छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा रूखा सा घास था, लग ये रहा था कि असम लोग एफर्ट कर रहे हैं, सारी आपकी फेडरेशन एफर्ट कर रही है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, क्योंकि हमारे क्रिकेट ग्राउंड अब अपग्रेड हो चुके हैं, तो आपको भी फंड्स दरकार हैं नहीं हैं, और उसको मीट करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, वर्किंग ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के साथ भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी। रिसेंटली अभी आई हैड रियली गुड मीटिंग्स विद मोहसिन नकवी साहब के साथ एंड CDA के साथ भी। उन्होंने अभी हमारे कोर्ट सारे के सारे पेंट करवाए हैं CDA ने। मोहसिन नकवी साहब के साथ ही मिल के CDA के साथ हम जो नेशनल टेनिस सेंटर है फर्स्ट ऑफ इस काइंड सारा का सारा कवर्ड फैसिलिटी बनाने लगे हैं। ओके, एंड दैट वुड बी फर्स्ट एवर कवर्ड फैसिलिटी इन पाकिस्तान के अंदर भी, एंड दैट वुड बी ह्यूज। आपकी वो एक तरह से जो है ना फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। उनको विजन ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब ने जितनी जल्दी वो क्रिकेट स्टेडियम्स बना दिए हैं, आई थिंक ही इज़ अ गो गेटर। उनको विजन और वो समझ आ रही है एंड इट्स वेरी ईजी टू रिलेट विद हिम ऑल्सो। जब मैं उनसे बात डिस्कस कर रहा होता हूँ ना कि वेयर आई वांट टू टेक टेनिस, तो ही रियली अंडरस्टैंड्स दैट एज वेल। तो आई एक्चुअली वांट, जो मदर है बेसिकली हमारी सारी टेनिस फैसिलिटीज़ की, वो नेशनल टेनिस सेंटर है इस्लामाबाद में। तो आई जस्ट वांट इट टू बी एज एन एग्जाम्पलरी, पहले बने एक मॉडल, ताकि उसी को फिर हम रेप्लिकेट कर सकें सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। एंड देन आई कैन गो टू ऑल दीज गवर्नमेंट्स, उनसे कहेंगे ये इस्लामाबाद में बन गई है, लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन लाहौर एंड लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन कराची। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहा हूँ एंड नॉट बीन ईजी एज अ प्लेयर, एवरीथिंग रिलाइड ऑन मी। सारा हार्ड वर्क, सारी डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग मेरे ऊपर रिलाई करती थी, और माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एक स्मॉल ग्रुप पे। अब बीइंग प्रेसिडेंट, गोल्स हैं, विजन है एंड डायरेक्शन भी है कि कहाँ लेके जाना है, बट लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज। और उनके लिए भी आई थिंक वो गोल
इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मेरे लिए आपके लिए हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो उसमें सेटबैक्स भी आते हैं, लेकिन वो एज अ प्लेयर आई थिंक मेंटली मैं बहुत रेडी हूँ चीज़ों के लिए। सेटबैक्स एज अ करियर में भी बहुत आए, एंड लेकिन वो है कि आई फील लाइक ये जो न्यू फेज है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। एंड जो ताल्लुकात जो है ना लोगों से बनाने वाले, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, पॉलिटिशियंस के साथ भी, आई नेवर associated myself with anyone, but now I'm learning उनके perks and वो सारी चीज़ें जो हैं, तो it's a good learning phase, but ये ज़रूर है कि इनके बगैर आप किसी भी गेम को आगे लेके जा नहीं जा सकते बिल्कुल। तो you have to gel with them, you have to sometime come to their level of mentality है, जो भी है पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो अल्लाह के फजल करम से वैसे ही मेरे अंदर बहुत है, जिसकी वजह से अभी तक 1.5 साल से मैं इधर हूँ क्योंकि पिटिशंस मेरे अगेंस्ट हुई नहीं है फाइल कि ये प्रेसिडेंट अच्छे नहीं है, ये नहीं बन सकते फलाना, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं मुल्क में। अच्छा असाम, हमने देखा कि आपके करियर में, जिस तरह मैंने आपका इंट्रो भी देखा और वैसे भी हम देखते रहते हैं कि डबल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा खेले गए आलमी खिलाड़ियों ने। सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी किस खिलाड़ी की लगी आपको? देखें, सबसे ज़्यादा जो जिसके साथ मैं खेला वो था रोहन बोपाना। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई प्लेड विद हिम फॉर 4-5 इयर्स। इंडियन, हाँ, इंडियन के साथ। वो बड़ी पॉपुलर जोड़ी थी वैसे। हाँ जी, फनी चीज़ है क्योंकि वो यूएस ओपन का फाइनल स्टेज था आपके कैरियर का, ऐसे ही यूएस ओपन फाइनल्स में खेल गए, लेकिन उससे पहले मैं बहुत इंडियंस के साथ खेलता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो ये ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर की बात है, पाकिस्तान में कभी किसी ने घास ही नहीं डाली, तो इसीलिए मैं खेलता रहा। फिर जब वो यूएस ओपन में एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, तो मैंने कहा यार मैं तो 10 साल से इंडियंस के साथ ही खेल रहा हूँ, पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं ऑन द टूर, तो व्हाई दे मेकिंग सच अ बिग डील आउट ऑफ इट। लेकिन वो बिकॉज इट्स द बिगेस्ट स्टेज, तो उस पर जाके जब वो चीज़ हाईलाइट हुई, एंड उसके ऊपर फिर आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला मुझे 2010 में भी, 2002 में भी, एंड आई फील वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ मुस्लिम भी। आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है जो आपको ATP देता है, एंड देयर ओनली 4 प्लेयर्स हिस्ट्री में जिनको 2 दफ़ा मिला है, तो अल्लाह के फजल करम से आई एम वन ऑफ देम। रॉजर फेडरर को ये मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को भी मिला हुआ है, स्टेफन एडबर्ग को मिला हुआ है 2 दफ़ा। तो उसमें फिर आई फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान का फ्लैग उस हाईएस्ट जगह पे जो है ना अल्लाह के फजल करम से है वहाँ पे। असाम भाई, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि हमने फैसिलिटीज़ की बात की, लेकिन आपको ये फेडरेशन चलाने के लिए कितने ज़्यादा फंड्स दरकार होते हैं और क्या गवर्नमेंट आपको उस लेवल पे सपोर्ट कर रही है? देखें, कर रही है उस लेवल पे, आई वुडंट से कर रही है, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली फेडरेशन। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर 40 से ज़्यादा फेडरेशन है, दे हैव टू फिगर आउट किस किस को कहाँ पे देनी है चीज़ें, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ टू गेट इन्वॉल्व, एंड उसके अलावा ये पॉसिबल है ही नहीं चीज़। एंड अल्लाह के फजलो करम से वो एक नेम वैल्यू, एक फेस वैल्यू है। व्हेन आई गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, लोगों को अपना विजन बताता हूँ, गोल्स बताता हूँ, तो मोस्ट ऑफ देम आर ऑन बोर्ड, एंड उनकी बेसिस पे ही हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। लास्ट ईयर हमने कुछ 14 टीमें बाहर भेजी हैं, अंडर 12 की, 14, 16, 18, मैन की भी, विमेन की भी, एंड अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली स्पॉन्सर्स के लिए ज़्यादा ईजी होता है टू अप्रिशिएट। एक मेरा गोल है, एक मेरा विजन है। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एट द एज ऑफ 16, पहली दफ़ा मुल्क से बाहर गया था खेलने के लिए। नाउ आई एम सेंडिंग किड्स, अंडर 12 के भी बाहर भेज रहे हैं, अंडर 14 के भी भेज रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी, कोचिंग के लिए भी, टूर्नामेंट्स के लिए भी। तो आई फील लाइक दे आर 400 टाइम्स अहेड ऑफ मी ऑलरेडी। अगर उनको सही तरह गाइडेंस दी जाए, रोड मैप दे दिया जाए, तो आई ऑनेस्टली बिलीव they'll do better than me and become even better champions than me. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इसामुल हक हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने अपने गोल्स की बात की है, यकीनी तौर पर उनको जल्द अल्लाह ताला के फजलो करम से ये अचीव भी कर लेंगे और फिर दोबारा से सुबह की सोच का हिस्सा भी बनेंगे। यहाँ पर सुबह की सोच का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे हसनैन को और हमारी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।